टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं BLIE 226 के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले कि हम ये स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आपका 225 का पेपर कैसा गया। ठीक है, बिकॉज आई एम प्रिटी श्योर कि जो हमने पढ़ा था उस PDF से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आए थे, सारे के सारे क्वेश्चंस ही आए थे। इनफैक्ट बस एक पैराग्राफ था विच वॉज सो ईजी टू राइट, उसमें माई कॉलेज लाइब्रेरी के बारे में लिखना था, सो इट वॉज रियली ईजी टू राइट। सो आई होप कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया हो, और जिसने भी मतलब हमसे पढ़ाई करी थी उनका तो बहुत ही अच्छा जाना चाहिए, बिकॉज इवन द ग्रामर पोर्शन वॉज लिंक टू द इंटायर PDF। ठीक है, तो एनीवेज लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर रिविजन राउंड ऑफ 226। ठीक है, इसमें हम कोशिश करेंगे कि सारे के सारे यूनिट, सारे के सारे ब्लॉक से हम मेजर क्वेश्चंस डिस्कस कर ले जो कंप्लीट करते पूरा सिलेबस। ठीक है, तो इसी में से कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन टाइलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड हाउ टाइम एंड मोशन स्टडीज ऑप्टिमाइज रिपीटेटिव लाइब्रेरी टास्क। तो टाइलर के साइंटिफिक स्टडीज़ के बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। तो टाइलर अपनी साइंटिफिक स्टडी में क्या कहता है, वो कहता है कि थंब रूल इस्तेमाल नहीं कर, रूल ऑफ थंब इस्तेमाल नहीं करना है। रूल ऑफ थंब क्या होता है? एनीथिंग दैट यू आर डूइंग बेस्ड ऑन मेमोरी। ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंस, मेमोरी को सोचकर, या फिर ट्रायल एंड एरर मेथड, वो सब थंब रूल है कि चले जाते हैं काम करने, देखा जाएगा जो होगा। ठीक है, उसके बेसिस पे काम नहीं करना है, साइंस का इस्तेमाल करना है। साइंस का इस्तेमाल कैसे करेंगे? रिप्लेसिंग अनसाइंटिफिक ट्रेडिशनल वर्क स्टाइल विथ मेजरेबल एंड एम्फेरिकल स्टेप्स। ऐसे ही कुछ स्टेप्स अपनाएंगे जिससे काम हो सके। ठीक है, जिस जो हमें पता है कि इट्स गोना डेफिनेटली गिव सम रिजल्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट इज हारमनी। काम के बीच में हारमनी होना चाहिए, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए। कोऑपरेटिव रिलेशनशिप बिल्ड करना है बिटवीन लाइब्रेरी फ्रंट लाइन वर्कर्स एंड मैनेजर। ठीक है, ताकि वो जो काम असाइन करे वो फ्रंट लाइन वर्कर समझे भी और अच्छे से कर भी पाए। नेक्स्ट इज मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन एक ऐसा पॉइंट है जो बताता है कि हर एक वर्कर को अपना माइंड सेट शिफ्ट करने की ज़रूरत है। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि उसको प्रॉफिट होता है, मुझे नहीं हो रहा है, मेरे से ज़्यादा काम कराए, एवरीबडी इफ दे फोकस ऑन कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल कैसे आगे बढ़ेंगे, तो मेंटल रेवोल्यूशन भी हो जाएगा और ऑप्टिमिस्टिकली सारे काम ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, चलो वर्क ऑप्टिमाइजेशन चार्ट एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले रिपीटेटिव टास्क जैसे कि स्पाइन लाइबलिंग, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, मेजर मूवमेंट्स विथ स्टॉप वॉच। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है इसके प्रिंसिपल्स में, वो क्या है? टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, जो कोई भी काम हो रहा है उसको एक निर्धारित समय में ही करना है, तो उसको स्टॉप वॉच लगा कर देखना होगा कि इसको मैंने ये काम दिया था, इतने टाइम में इसने करा कि नहीं करा, और नहीं हो पा रहा तो क्यों नहीं हो पा रहा है। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रिंसिपल्स। देन एलिमिनेट, ठीक है, एलिमिनेट रिडंडेंट एक्सपेंसेस। ठीक है, ज़बरदस्ती जो ज़्यादा अमाउंट में एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसको हटा देगा। स्टैंडर्ड वर्क फ्लो अचीवमेंट एंड अरेंज टूल्स इनसाइड कंफर्ट जोन। ठीक है, कंफर्ट जोन के अंदर रह के होगा, क्योंकि देखिए अगर अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के हेड ने ये बोल दिया कि तुम 3 घंटे में काम कर लो, लेकिन काम कंप्लीट कर दो और फिर चले जाओ, तो क्या होगा ना कि एक जो एम्प्लॉय है वो भी ये सोच के करेगा कि हाँ, मैं अगर जल्दी और सही कर दूँ काम तो मुझे जाने मिलेगा, अगर मैंने सही नहीं किया तो मुझे वापस करना पड़ेगा, बट अगर मैंने सही कर दिया एक ही बार में तो मैं जल्दी घर जा सकता हूँ। सो कंफर्ट जोन भी है उनका, एक क्रिएट होता है। ठीक है, ये रूल्स जो है ये दीज आर वेरी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स काइंड ऑफ रूल्स। ठीक है, लेकिन दीज आर रियली इफेक्टिव एट द सेम टाइम। वाई? बिकॉज दे वर्क ऑन रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी एंड प्रोफिशिएंसी। तो उस चीज़ पे फंक्शन करता है, तो इस वजह से ये रूल साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो उसने प्रिंसिपल्स दिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, तो ये एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, नाउ एप्लीकेशन ऑन हाउस कीपिंग। हाउस कीपिंग में इसके एप्लीकेशंस कैसे आते हैं? RFID बार कोडिंग, RFID बार कोडिंग ही होता है। ठीक है, अरेंजिंग बुक्स एंड स्कैनिंग हार्डवेयर इन अ डायरेक्ट ब्लॉक्ड सीक्वेंस टू एलिमिनेट आर्म फटीग। हम क्या करेंगे, जब भी बुक अरेंज कर रहे हैं पहले ही उनमें बार कोडिंग कर देंगे। ठीक है, तो बार बार ओपन कर करके देखना नहीं पड़ेगा उसको, बार कोड के स्कैनर से स्कैन करो, उसकी पूरी डिटेल्स आ जाएगी।
कंप्यूटर में। इस तरह से एक मैनेजमेंट किया जा सकता है, बार कोडिंग मैनेजमेंट। दूसरा है स्पाइन लेबलिंग। स्पाइन लेबलिंग में क्या होता है, प्लेस डायनेमिक पेस्टिंग टूल्स डायरेक्टली विद इन द इमीडिएट रीच आर्क ऑफ द वर्कर। ठीक है, पेस्टिंग टूल्स लगा दिए ताकि वर्कर के आसपास ही रहे वो, और वो देख के ही फटाफट से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। और क्या कर सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं। ठीक है, मैपिंग ऑफ शेल्व्स, सारे शेल्व्स को मैप कर सकते हैं ताकि जो यूज़र है वो फटाफट जाए, उसको दिख जाए कि कहाँ पर क्या बुक है, मैप उसको मैप से पता चल जाए और वो इजीली ढूंढ सके। ठीक है, सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफरेंशिएट बिटवीन हेनरी फ्लॉयज एडमिनिस्ट्रेटिव रूल एंड चेस्टर बार्नर्ड्स अथॉरिटेटिव थ्योरी। ठीक है, ये जो दोनों की जो चीज़ें हैं वो बहुत अलग है। तो एक बार मैं आपको ना टाइलर की भी पॉइंट्स बताऊंगी इसके साथ डिफरेंशिएट करके। ठीक है, तो फ्लॉय की पहले देख लेते क्या कहते हैं। की स्ट्रक्चरल पिलर्स क्या है। सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क। काम में एक विभाजता होनी चाहिए कि प्रोफेशनल लोग प्रोफेशनल काम कर रहे हैं और क्लरिकल स्टाफ डस्ट मतलब जो अनप्रोफेशनल लोग हैं वो अनप्रोफेशनल काम कर रहे हैं। इस तरह से डिवीजन होना चाहिए। जो कैटलॉगिंग कर सकता है वही कैटलॉगिंग कर रहा है, जो कोई भी काम कर सकता है, जो मतलब प्रोफेशनल नहीं है बट वो लेबर वाला कोई भी काम कर सकता है, तो उसे डस्टिंग करवा लो। ठीक है, तो इस वजह से काम का विभाजन बहुत ज़रूरी है, वरना प्रोफेशनल इंसान अगर डस्टिंग में फंस गया तो डस्टिंग वाला तो प्रोफेशनल काम नहीं कर पाएगा ना, दैट्स वाई। नेक्स्ट इज यूटिलिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि एक ऑफिस के अंदर एक अथॉरिटी होनी चाहिए। ठीक है, जो सबको कमांड दे, पर ये नहीं होना चाहिए कि 5-6 लोग आकर कमांड दिए रहे। तो क्या होगा, वर्कर को कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाएगा, उसको नहीं समझ आएगा किसका काम करना है पहले, किसका काम बाद में करना है। तो उसके अंदर ना वो एक अश्योरेंस नहीं होगा, तो उसको अथॉरिटी कन्फ्लिक्ट होगा। इस वजह से यूनिटी ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए। उसके अलावा और 2 चीज़ें होनी चाहिए इसके प्रिंसिपल में। पहली चीज़ क्या है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहती है कि जो अथॉरिटी है उसको रिस्पॉन्सिबली एक एम्प्लॉय को काम देना है। मतलब अगर वो एक एम्प्लॉय को कोई काम दे रहा है तो इट शुड बी अलाइंड विद द गोल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इट शुड नॉट बी चाय बना दो जाके, पकौड़े ले आओ खरीद के, ऐसे काम नहीं होने चाहिए। इट शुड ऑलवेज अलाइन विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। दूसरा क्या है, सबऑर्डिनेट के पर्सनल इंटरेस्ट पे ऑफिस का ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबऑर्डिनेट काम नहीं कर पा रहा है, एक एम्प्लॉय काम नहीं कर पा रहा है, उसके बेसिस पे हम अपने ऑफिस का ऑब्जेक्टिविटी कम नहीं कर देंगे। ये नहीं कि अगर हाँ ठीक है कैटलॉगिंग बहुत मुश्किल है तो ठीक है कैटलॉगिंग का स्टेप ही हटा देते। नो, कैटलॉगिंग इज सो मच मोर इम्पॉर्टेंट। हाँ वो मुश्किल है, लेट्स मेक अदर पीपल डू इट देन, इफ वन पर्सन इज नॉट एबल टू डू इट। ठीक है, देन कम्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज एस्पेराइट द कॉर्प्स। एस्पेराइट द कॉर्प्स का मतलब होता है टीम हार्मनी। ठीक है, टीम हार्मनी। टीम हार्मनी क्या कहती है, टीम में एक साझ होनी चाहिए। ठीक है, कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए ताकि सारा का सारा काम स्मूथली हो सके। तो ये पढ़ के हमें पता चल गया कि टेलर और फ्लॉय के फ्लॉय के प्रिंसिपल्स में अंतर क्या है और सिमिलैरिटीज़ क्या है। सिमिलैरिटी है, दोनों में टीम हार्मनी की बात होती है। अंतर ये है कि टाइलर चाहता है कि साइंस का इस्तेमाल हो। ठीक है, और क्या चाहता है वो, हारमनी रहे। ये हमने देख लिया कि वो एक कॉमन टर्म है दोनों में। ठीक है, तीसरा वो चाहता है टाइम मैनेजमेंट बना रहे। ठीक है, जो भी काम हो रहा है वो एक टाइम स्टैम्प के अंतर्गत हो। ठीक है, और क्या चाहता है, यूनिटी ऑफ कमांड, ये चाहता है फ्लॉय चाहता है। ठीक है, फ्लॉय क्या चाहता है, यूनिटी ऑफ कमांड हो जाए। ठीक है, और तो टाइलर क्या क्या चाहता था, सबसे पहला वो ये चाहता है कि साइंस का इस्तेमाल हो। ठीक है, हारमनी, दोनों ही हारमनी चाहते हैं। तीसरा टाइलर चाहता है कि मेंटल रिवोल्यूशन हो, और चौथा टाइम मैनेजमेंट हो। सिमिलरली हेनरी फ्लॉय क्या चाहता है, डिवीजन ऑफ वर्क रहे। ठीक है, प्रोफेशनल प्रोफेशनल काम करे, अनप्रोफेशनल अनप्रोफेशनल काम करे,
दूसरा है यूनिटी ऑफ कमांड, एक ही इंसान कमांड गिवर हो ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तीसरा है कि अथॉरिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी टास्क असाइन करने हैं ताकि इट शुड ऑलवेज अलाइन विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑफिस। देन नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेट के पर्सनल इंटरेस्ट पे बेस्ड हमें कोई भी काम डिले नहीं करवाना है। नेक्स्ट इज एस्प्राइट दे कॉर्प विच इज अगेन टीम हारमनी। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स अलग है अपार्ट फ्रॉम हारमनी, तो डिफरेंस आएगा तो ये सारे पॉइंट्स लिख देना है। ठीक है, अब आता है बार्नार्ड एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। इसकी थ्योरी क्या होती है पहले ये समझ लेते हैं। अथॉरिटी डज नॉट फ्लो टॉप डाउन। ऐसा नहीं है कि मैं चाहूँ तो अथॉरिटी पुट कर दूँ किसी के ऊपर, नहीं। अथॉरिटी कैन ओनली बी देयर व्हेन द एम्प्लॉय वांट टू एक्सेप्ट इट। अगर एम्प्लॉय को लग रहा है कि ये इंसान अथॉरिटेटिव है तभी तो वो उसकी बात मानेगा ना, वरना तो एम्प्लॉयर बोलता रह जाए, काम नहीं होगा। ठीक है, तो वो इस्टेब्लिश करने के लिए इसने कहा है कि कुछ 4 प्रिंसिपल्स है जो हमें अपनाने हैं। ठीक है, जिसमें से पहला क्या है, एम्प्लॉय को काम समझ आना चाहिए। मुझे एक मिनट देखने दीजिए नीचे है क्या, नहीं है, ओके ऑलराइट। तो एम्प्लॉय को काम समझ आना चाहिए, एम्प्लॉय मस्ट अंडरस्टैंड। ठीक है, अंडरस्टैंड द वर्क। सिर्फ उसको ये नहीं बोलना है कि ये करके आ जाओ, ये भी बताना है कि कैसे कंप्लीट होगा वो। दूसरी चीज है, जो भी काम उसे दिया गया है दैट ही शुड बी एबल टू सी द कंसिस्टेंसी विथ गोल्स ऑफ लाइब्रेरी। जो काम उसे बताया गया है क्या वो लाइब्रेरी के गोल्स के साथ अलाइन हो रहा है। ठीक है, और अलाइन हो रहा है तो वो कर देगा, है ना, क्योंकि वो उसको भी पर्सनल काम नहीं करना है, उसको भी लाइब्रेरी का काम करना है। ठीक है, तीसरा क्या है, एथिकली कंपैटिबल। जो काम उसे दिया जा रहा है क्या वो उसके एथिक्स के खिलाफ है या फिर वो उसके एथिक्स के अलाइनमेंट में है, ये चीज़ों को ध्यान रखना है। कभी उसे एक ऐसा काम नहीं बोलना है जो उसके एथिकल वैल्यूज़ के ऊपर से चलकर चला जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समबडी हु एक्चुअली रियली अडोर्स बुक, उसको बहुत पसंद है किताबें, उसको बोल दिया कि ये बुक्स डिस्कार्ड करनी, इसको जाकर जला दो, दैट इज सो रॉन्ग, है ना। तो उसके एथिकल वैल्यूज़ को क्वेश्चन कर रहा है वो, तो ऐसा कोई भी काम नहीं देना है जो किसी के एथिकल वैल्यूज़ को क्वेश्चन करे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में हमें क्या करना है, फोर्थ पॉइंट में वो बताता है कि जो भी एम्प्लॉय है क्या वो फिजिकली एंड मेंटली केपेबल है काम करने के लिए, केपेबिलिटी देखनी है। ठीक है, अगर वो बीमार है उसे घर भेज दो, लेकिन उसे तब काम नहीं कराना व्हेन ही इज फिजिकली एंड मेंटली अनस्टेबल। ठीक है, चलो मूविंग अहेड। तो यही डिफरेंस में यही सब लिखना है, ऐसा नहीं है कि कोई जटिल डिफरेंस में इसमें ये होता है इसमें नहीं होता है, नहीं, इसमें ये होता है इसमें और इसमें ये होता है, तो तीनों में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, तीनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्केच एंड एक्सप्लेन डेमिंग PDCA क्वालिटी साइकिल इनसाइड लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के अंदर PDCA की क्वालिटी साइकिल। PDCA होता क्या है, P इज फॉर प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। प्लानिंग में हमें क्या करना है, एक अगर यूज़र कोई कंप्लेन करता है तो उसके बेसिस पे हमें एक प्लानिंग बनानी है कि उसको कैसे ठीक करा जा सकता है। अब हमने प्लान बना लिया है तो हमें क्या करना है, उसको स्मॉल स्केल में एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह छोटी जगह पर अप्लाई करके देखना है फॉर सेवरल वीक्स। थोड़े 1-2 वीक के लिए अप्लाई करके देखना है कि हाँ ये जो प्लानिंग हमने की थी वो काम आ रही है कि नहीं। फिर हमें उसे चेक करना, ऑडिट करना है कि क्या वो काम आ रही है। ठीक है, फिर हमें अगर वो काम आ रही है तो हम उसे परमानेंटली इम्प्लीमेंट कर देंगे सारे सेक्शन में। अगर काम नहीं आ रही है तो ये लूप वापस से स्टार्ट होगा, हम वापस प्लान करेंगे दूसरे चीज़ के लिए। ठीक है, चलिए मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। समराइज जोसेफ जोरान्स क्वालिटी ट्रायोलॉजी एंड क्वालिटी सर्कल। क्वालिटी ट्रायोलॉजी और क्वालिटी सर्कल। तो क्वालिटी ट्रायोलॉजी में उसने 3 चीज़ें बताई है, क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट। सबसे पहले यूज़र के लिए यूज़र सिग्निफिकेंट क्वालिटी प्लानिंग करनी है। ठीक है, आइडेंटिफाई द यूज़र, उसको क्या चाहिए, उसकी नीड क्या है, उसके बेस में प्लानिंग कर लिए। कंट्रोल में हमें क्या करना है, क्वालिटी कंट्रोल में हमने ऑडिट करना है अभी तक हमारा जितना भी डेटा है पिछले 10 साल का या फिर पिछले 5 साल का या पिछले 1 साल का,
जितना भी डेटा है उसके बेसिस में क्यों प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, क्यों इतने कंप्लेंट्स आए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें चेक करनी है, उसको ऑडिट करना है। फिर उसके बेसिस पे हमें पता चल गया टारगेट क्या है, हमें पता चल गया कहाँ पर हम लैग कर रहे हैं, उस टारगेट पे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन करके उसे इम्प्रूव करना है, परफॉर्मेंस इम्प्रूव करनी है। ठीक है, तो ये है उसका ट्रायोलॉजी। और अब हम पढ़ेंगे क्वालिटी सर्कल। क्वालिटी सर्कल क्या होता है? एक स्मॉल वॉलेंटरी ग्रुप ऑफ फ्रंट लाइन लाइब्रेरी वर्कर्स, जो लोग सामने से सारा प्रॉब्लम्स देखते हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स उन्हें कहा जाता है, सामने काम करते हैं, तो उनको पता है कि प्रॉब्लम क्या है। तो वो क्या करते हैं कि वो एक ग्रुप बनाते हैं और उसके बाद उसकी मीटिंग करते हैं। मीटिंग में वो लोग करते हैं रिजॉल्व ऑल द लोकल वर्क फ्लो प्रॉब्लम्स। उसके बाद जैसे टाइपो, कैटलॉग, फाइल में जो भी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में डिस्कस करते हैं और उसे ठीक करने के लिए प्लानिंग करते हैं और फिर बाद में ठीक कर देते हैं। दैट इज़ अ क्वालिटी सर्कल। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? कॉन्ट्रास्ट directives and participative strategies for implementing technology change। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक कंपैरिजन पहले करते हैं। तो डायरेक्टिव स्ट्रेटजी क्या है? टॉप डाउन एग्जीक्यूटिव मैंडेट, फास्ट एग्जीक्यूशन बट ट्रिगर्स डीप स्टाफ रेजिस्टेंस एंड लो टर्म मोरल। ठीक है, डायरेक्टिव स्ट्रेटजी में क्या होती है? उसमें टॉप डाउन अप्रोच होता है, तो एक कमांडिंग ऑफिसर होगा और बाकी सारे स्टाफ्स होंगे और वो सबको बताएगा कि क्या करना है। तो इससे क्या होता है ना, उनके अंदर थोड़ा मॉरल वैल्यूज़ डाउन हो जाते हैं, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि हम नौकर है। ठीक है, क्योंकि वो उसी तरह से उन्हें ट्रीट कर रहा है, क्योंकि ही इज़ अ डायरेक्टिव काइंड ऑफ पर्सन। नाउ देयर इज़ अ पार्टिसिपेटिव स्ट्रेटजी। ठीक है, consensus driven change takes longer to implement but reduces anxiety and builds shared staff ownership। तो पार्टनरशिप सुन के ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होता होगा, पार्टिसिपेट करते होंगे सभी कोई, है ना। जो लीडर है वो भी पार्टिसिपेट करके दिखाता होगा कि कैसे करना है, जिसकी वजह से सबके बीच में एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है, एंग्जाइटी खत्म हो जाती है। ठीक है, और हर किसी के पास एक छोटी सी ओनरशिप होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। डिफाइन POSDCORB, POSD कॉर्ब ऐसे करके याद रख सकते हैं, फ्रेमवर्क एंड शो हाउ इट स्ट्रक्चर्स लाइब्रेरी वर्क फ्लो। तो सबसे पहले P क्या होता है? प्लानिंग। प्लानिंग में सेट मल्टीपल गोल्स, मल्टी ईयर गोल्स। एक साल में हमें क्या 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 करना है, वो उसका पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। एग्जाम्पल, शिफ्टिंग रिसोर्सेज टू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जितने भी सारे हमारे पास बड़े बड़े जट्ठे में किताबों में लिखा हुआ है उसको ऑनलाइन शिफ्ट करना है। ऑर्गेनाइजिंग, अब एक बार प्लानिंग कर ली, फिर हमें क्या करना है? स्ट्रक्चर सेपरेट डेस्क। ठीक है, एग्जीक्यूशन, टेक्निकल प्रोसेसिंग एंड सर्कुलेशन, ये 3 अलग अलग सेटअप्स बनाने जिसमें हमें ये ऑर्गेनाइजेशन है ये सारे। ठीक है, एग्जीक्यूशन का, टेक्निकल प्रोसेसिंग का और सर्कुलेशन का। ठीक है, फिर आता है स्टाफिंग, हायर, ट्रेन एंड डिप्लॉय क्वालिफाइड लाइब्रेरी प्रोफेशनल। सबसे पहले हमने प्लानिंग करी, हमने डिपार्टमेंट सेटअप करी, उसके बाद हमने क्या करा? स्टाफ्स लेकर आए हम, अब सब में स्टाफ्स बैठेंगे। फिर आता है डायरेक्टिंग, उनको बताया कि एक्शनेबल एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडेंस, उनको बताया कि करना क्या है। और फिर आता है कोऑर्डिनेटिंग, लिंक डिफरेंट सेक्शंस टू प्रिवेंट प्रोसेसिंग बैकलॉग्स। एक्यूजिशन वाले डिपार्टमेंट वाले ये करेंगे, टेक्निकल प्रोसेसिंग वाले ये करेंगे और सर्कुलेटिंग वाले ये करेंगे। लेकिन इन तीनों के बीच में ये बातचीत होते रहनी चाहिए कि इनका इतना हो गया है तो इसके आगे का ये कर लो तुम, इस तरह से। ठीक, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। देन कम्स रिपोर्टिंग एंड देन बजटिंग। रिपोर्टिंग में क्या होगा? शेयर एनुअल प्रोसेस अपडेट। ठीक है, ऑडिट फाइल्स वगैरह देनी है, जिससे क्या हो कि पता चलते रहे कि क्या क्या काम हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, कैसा चल रहा है सब कुछ। और फिर बजटिंग, allocate, ट्रैक एंड ऑडिट फाइनेंशियल रिसोर्सेज अक्रॉस डिपार्टमेंट्स, की पैसों का सही से यूटिलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग ही है ये पूरा, ये ऐसे लिखते हैं POSDCORB, ऐसे लिखना है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, लाइव पार्ट 2 के। अब हम ब्लॉक 2 में आ चुके हैं। ब्लॉक 1 के सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए, एक बार फिर से बाद में लास्ट में रिवाइज करेंगे। नाउ कंपेयर द बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल्स ऑफ रंगनाथन
ड्रूरी एंड डेवी। तो सब पहले थ्योरिस्ट जो है एस आर रंगनाथन, उनका हम कोर सिलेक्शन एक्सियम वो क्या है, बुक्स फॉर ऑल, एवरी रीडर हिज बुक, और हर बुक, हर किसी के लिए बुक है, हर एक रीडर की अपनी किताब होनी चाहिए लाइब्रेरी में। ठीक है। ऑपरेशनल लाइब्रेरी फोकस, इसमें क्या है, ऑपरेशनल फोकस क्या है, अलाइनिंग परचेसेस डायरेक्टली विद द यूजर कम्युनिटीज एक्शन एक्चुअल प्रोफाइल्स। ठीक है। ये जो लॉ है जो एस आर रंगनाथन ने दिया है कि बुक फॉर ऑल, हर एक रीडर के, एवरी रीडर हिज और हर ओन बुक, का मतलब क्या है कि जब एक यूज़र, एक रीडर एक लाइब्रेरी के अंदर आता है, ठीक है, तो वो जिस इंटरेस्ट के साथ आया है, जिस तरह की किताब पढ़ने आया है, उस तरह के रिसोर्सेज उसे मिलने चाहिए। ठीक है। नो यूज़र शुड गो आउटसाइड ऑफ लाइब्रेरी थिंकिंग कि मुझे नहीं पढ़ने मिला। ठीक है। तो हर रीडर की अपनी किताब होनी चाहिए। इस वजह से जो परचेसिंग कमेटी है वो एक रीडर के प्रोफाइल के हिसाब से सोचकर लाइब्रेरी सेटअप करेगी। ठीक है। अब फ्रांसिस ड्रूरी ने क्या कहा था, फ्रांसिस ड्रूरी ने क्या कहा था, राइट बुक टू द राइट रीडर एट द राइट टाइम। ठीक है। एक सही किताब एक सही रीडर के पास एक सही समय पर पहुंचनी चाहिए। ठीक है। ऑपरेशनल लाइब्रेरी फोकस उसका क्या है, फोकस ऑन यूजर डिमांड, रेलेवेंस एंड टाइमली कैटलॉग एक्सेस। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ड्रूरी, एक यूज़र को एक किताब टाइम पे मिलनी चाहिए। टाइम पे मिलने के लिए कैटलॉगिंग सही होनी चाहिए, क्योंकि सारे के सारे यूज़र्स कहाँ से रेफरेंसिंग करते हैं, कैटलॉगिंग से। क्लासिफिकेशन सही होना चाहिए, और उस यूज़र के डिमांड के हिसाब से बुक भी लाइब्रेरी में होनी चाहिए। मेलविल डेवी ने क्या कहा है, बेस्ट रीडर फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट लीस्ट कॉस्ट, बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट लीस्ट कॉस्ट। ठीक है। मैक्सिमाइजिंग फाइनेंशियल एफिशिएंसी एंड बिल्डिंग ब्रॉड कलेक्शंस विद इन बजट, छोटे बजट में जितना ज़्यादा कलेक्शन हो सके, जितना ज़्यादा अलग अलग तरह का बुक आ सके, उतना ज़्यादा बेटर है। ठीक है। कम पैसों में, फाइनेंशियल बजटिंग में, बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट लीस्ट कॉस्ट, कम से कम दाम में। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डायग्राम द डॉक्यूमेंट procurement workflow and explain the permanence of एक्सेशन नंबर। एक्सेशन नंबर क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानना। एक्सेशन नंबर एक ऐसा नंबर है जो किताब को एक्सेस करने में इजी कराता है। ठीक है। हर एक किताब का अपना एक एक्सेशन नंबर होता है, तो इजीली किताब मिल जाए उसके लिए होता है एक्सेशन नंबर। ठीक है। तो सबसे पहले इसका प्रोसेस वर्क फ्लो क्या है, सबसे पहले यूज़र रिक्वेस्ट करेगा कौन सी किताब उसे चाहिए। ठीक है। सबसे पहले यूज़र विल रिक्वेस्ट क्या किताब उसे चाहिए, फिर डी डुप्लीकेशन ऑडिट। ठीक है। फिर कमिटी अप्रूवल, फिर वेंडर परचेज ऑर्डर, एंड देन एक्सेशन लेजर एंट्री, और उसके बाद फिजिकल इंस्पेक्शन एंड इनवॉइस। ठीक है। तो इसमें इसका मतलब क्या है, तो बेसिकली सिलेक्शन टू एक्सेशन सीक्वेंस, सिलेक्शन से लेके एक्सेशन नंबर तक की जो जर्नी होती है, उसमें सबसे पहले यूज़र या फिर जो लाइब्रेरियन है वो एक रिक्वेस्ट प्लेस करेगा कि ये बुक हमें चाहिए। ठीक है। फिर वो लोग डी डुप्लीकेट ऑडिट, यानी कि पहले वो एक बार फिर से अपने OPAC, ठीक है, यानी कि ओपन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग में डालकर देखेंगे कि हमारे पास क्या ये बुक पहले से मौजूद है। ठीक है। अगर है तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं लाना है, तो अगर नहीं है तो इट्स ओके, लेट्स टेक इट। ठीक है। तो उसके बाद कमिटी अप्रूवल हो जाएगा कि हाँ भाई, ऑडिट में पता चल गया हमारे पास किताब नहीं है और इस किताब की आवश्यकता है, सो लेकर आते। फिर हम वेंडर को परचेस ऑर्डर दे देंगे कि देखो ये वाली बुक चाहिए, ये वाली बुक हमें भेज देना। ठीक है। उसके बाद एक्सेशन लेजर एंट्री कि हाँ अब ये बुक आ गई है, इसका एक परमानेंट, हमेशा जो एक्सेशन नंबर होता है ना, कि वो एक फिक्स नंबर होता है हर एक वॉल्यूम के लिए, तो वो परमानेंट नंबर उसका बन जाएगा। ठीक है। और जैसे ही बुक आ जाएगी हम लोग फिजिकल इंस्पेक्शन एंड इन्वॉइसिंग कर लेंगे कि हाँ हमारे पास एक किताब आ चुकी है। ठीक है। और इसका ये एक्सेशन नंबर बन चुका है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड देन प्रोवाइडिंग एक्सेशन नंबर। ये दोनों स्टेप्स आगे पीछे हो सकते हैं, पहले इंस्पेक्शन हो जाएगा उसके बाद एक्सेशन नंबर डल सकता है। ठीक है। द एक्सेशन रजिस्टर रियलिटी, ठीक है, द डेफिनेटिव लीगल लेजर ट्रैकिंग द लाइब्रेरीज फिजिकल एंड डिजिटल असेट इज द एक्सेशन रजिस्टर।
एक्सेशन रजिस्टर क्या करता है, लाइब्रेरी का फिजिकल और डिजिटल जितने एसेट्स है सबको ट्रैक करने के लिए मदद करता है. द एक्सेशन नंबर रूल, क्या है इसका रूल, अ यूनिक ट्रैकिंग कोड असाइन टू अ सिंगल वॉल्यूम, इट इज परमानेंटली फिक्स्ड टू द बुक एंड इज नेवर चेंज्ड और रीयूज्ड. वापस से किसी और बुक के लिए नहीं यूज़ किया जाएगा और कभी भी एक बुक का बदलेगा भी नहीं. इफ द आइटम इज लेटर लॉस्ट, डिस्ट्रॉयड और वीडेड आउट, भले ही वो आइटम डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है, फिर भी उसी किताब का वो एक्सेशन नंबर है, उसमें दिखाएगा डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन नंबर चेंज नहीं किया जाएगा. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट द ब्राउनी, नीवार्क एंड RFID सर्कुलेशन सिस्टम. तो ब्राउनी सिस्टम में क्या होता है, फिजिकल बुक कार्ड्स एंड पॉकेट्स, ठीक है, कोड ट्रैकिंग टूल. बुक कार्ड्स होते हैं, उसमें पॉकेट्स होते हैं, उसे ट्रैक किया जाता है ब्राउनी सिस्टम में. ट्रांजैक्शन स्पीड क्या होती है, फास्ट काउंटर प्रोसेस, काउंटर में जल्दी हो जाएगा क्योंकि कार्ड वगैरह से देख के जल्दी जल्दी हो जाता है. हिस्टोरिकल ऑडिट ट्रेल 0, कार्ड सेपरेट व्हेन रिटर्न. देखो एक किताब है, उसके अंदर एक पॉकेट बना हुआ है, ठीक है, ऐसे करके उसमें कार्ड रखा रहता है, ठीक है. वो कार्ड हटा दिया जाएगा अगर बुक वापस कर दी गई, वो कार्ड उस बुक के अंदर रहेगा अगर बुक इशूड है, ठीक है. तो हिस्टोरिकल ऑडिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर किताब में बुक कार्ड नहीं है तो वो बुक लाइब्रेरी की है अभी, अगर किताब में कार्ड है तो यूज़र की है बुक, ठीक है. नवार्क सिस्टम में क्या होता है, हैंड रिटन लेजर कार्ड, हाथ से लिख कर देते हैं वो, स्लो होता है, कॉजेस लॉन्गर लाइन, एक लंबी क्यू बनेगी स्टूडेंट्स की, एक के पीछे एक के पीछे एक खड़े रहेंगे वो, क्योंकि एक एक बुक इशू करने में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि सब हैंड रिटन है, ठीक है. एक्सीलेंट लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड, लेकिन हाथ से लिखा है तो गलती की गुंजाइश थोड़ी कम है क्योंकि एक एक स्टूडेंट करके वो कर रहे हैं, इस वजह से बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड बनता है. RFID इंटीग्रेशन, RFID इंटीग्रेशन से क्या हो गया, रेडियो फ्रीक्वेंसी माइक्रोचिप्स, बारकोड जैसा कुछ आ गया, ठीक है. इंस्टेंटेनियस, बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारा स्कैन हो जाता है, ठीक है. कंप्लीट रियल टाइम डेटाबेस ट्रैकिंग, बहुत जल्दी जल्दी रियल टाइम पे डेटाबेस ट्रैकिंग होती है, ठीक है. ये तीनों का डिफरेंस समझ आ गया. ब्राउनी सिस्टम में क्या था, कार्ड सिस्टम है, निवार्क में रिटर्न सिस्टम है, RFID में बार कोडिंग सिस्टम है. चलो, एक्सप्लेन डॉक्टर रंगनाथन 3 कार्ड सिस्टम फॉर सीरियल कंट्रोल, ठीक है. द 5 डबल डैश टू 3 डबल डैश सीरीज ट्रैकिंग मैट्रिक्स. रजिस्टर कार्ड, रजिस्टर कार्ड में क्या होता है, फाइल्ड अल्फ़ाबेटिकली बाय टाइटल, रिकॉर्ड बेसलाइन डेटा, सब्सक्रिप्शन कॉस्ट, पेमेंट्स एंड रिन्यूअल डेटा, ये सारी चीज़ें रजिस्टर में रहेगी. चेक कार्ड में क्या होगा, फाइल क्रोनोलॉजिकली बाय एक्सपेक्टेड अराइवल वीक, ठीक है. फीचर्स अ ग्रिड लेआउट दैट इंस्टेंटली एक्सपोजेस लेट और मिसिंग इशूज फॉर वेंडर क्लेम, ठीक है. रजिस्टर कार्ड में अल्फ़ाबेटिकली टाइटल वगैरह लिखा रहता है, बेस लाइन डेटा लिखा रहता है, सब्सक्रिप्शन कॉस्ट, पेमेंट, रिन्यूअल, ये सारे डेटा लिखा रहता है, ठीक है. चेक कार्ड में क्या लिखा रहेगा, इसमें लिखा रहेगा कि मिसिंग इशू या फिर कोई भी ऐसा लेट दिया है किताब, मिसिंग हो गया है, ये सारे डेटा रहेगा ताकि हम वेंडर क्लेम कर सकते. क्लासीफाई इंडेक्स कार्ड, फाइनल कार्ड, इसमें क्या रहेगा, फाइल्ड बाय सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन कोड, ठीक है. फिर शो द लाइब्रेरीज कंप्लीट बाउंड होल्डिंग्स फॉर द स्पेसिफिक सीरियल और डायरेक्टिंग यूजर्स टू इट्स सेल्फ लोकेशन. सो क्लासिफिकेशन में मदद करता है लोगों को, स्टूडेंट्स को, यूजर्स को, कि कहाँ पर बुक होगी, शेल्फ लोकेशन, इन सारी चीज़ों पे मदद करता है, ठीक है. एक और बार समझते हैं थोड़ा सा. तो रजिस्टर कार्ड क्या होता है, जो बुक की डिटेल्स बताता है, ठीक है, कि इस बुक का टाइटल क्या है, बेसलाइन प्रोफाइल डेटा कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई है, कितने का पढ़ रहा है ये बुक, और पब्लिकेशन फ्रीक्वेंसी कितने कितने दिनों में अपडेट होता है. दूसरा जो कार्ड है वो है चेक कार्ड. चेक कार्ड क्या दिखाता है कि हमारे पास ये बुक कब तक आएगी, ठीक है. ट्रैकिंग और लेट इशू फीचर्स को फटाफट ट्रैक करता है और फिर वेंडर को जाकर हम अलर्ट कर सकते हैं कि भाई बुक अभी तक आई नहीं है. तीसरा जो कार्ड है वो है क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड. ये क्या करता है, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन नंबर निकालता है, यानी कि ये बुक कहाँ पर हमें मिलेगी, बुक को लोकेट कैसे करना है वो बताता है, ठीक है. दिस इज़ बेसिकली कैटलॉगिंग.
ठीक है, इजीली बुक को लोकेट करने का जरिया बताता है क्लासिफिकेशन इंडेक्स रिकॉर्ड की। इस जगह पर जाकर उस सेक्शन के अंदर ये बुक आपको मिल जाएगी। ठीक है, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन नंबर, लाइब्रेरी कंप्लीट बाउंड होल्डिंग्स फॉर स्पेसिफिक सीरीज, ठीक है, और डायरेक्टिंग रिसर्च टू द एग्जैक्ट सेल्फ लोकेशन। तो आपको लोकेशन बता देगा ये। ठीक है, उतना भी मुश्किल नहीं है। चलो, मैप आउट लाइब्रेरी स्पेस प्लानिंग जोन यूजिंग अ नॉइज एंड ट्रैफिक ग्रेडियंट लेआउट। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे स्पेस मैनेजमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन वगैरह क्या होता है। सबसे पहले आता है जोन। ठीक है, जोनल, पहले मैं थोड़ा सा आपको डिटेल समझाती हूँ। तो सबसे पहले आता है जोनल लेयर लेआउट। ठीक है, जो जोनल लेआउट डिज़ाइन होता है वो फ्लोर प्लान का सेगमेंट होता है। ठीक है, टू बैलेंस नॉइज एंड ट्रैफिक विदाउट फ्रिक्शन। जैसे कि एक बाहर में मैप नक्शा लगा दिया तो सबको पता चल जाएगा कि कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या है, तो एक ही जगह जाकर भीड़ नहीं जमा होगी। ठीक है, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होगा? इसमें इंक्लूडेड होगा, पहला आएगा इसमें जोन ए। जोन ए क्या होता है? आउटर लेयर। आउटर लेयर। ठीक है, सिमिलरली जोन बी क्या होता है? मिड लेयर। और जोन सी क्या होता है? इनर कोर। ठीक है, इनर कोर है ये। तो आउटर लेयर में क्या होगा? हाई ट्रैफिक होगा, क्यों? वो एंट्रेंस एरिया है। ठीक है, वो एंट्रेंस है, एंट्री वे है, सर्कुलेशन काउंटर्स है वहाँ पर, ओपैक है, मतलब ओपन है ये, है ना, पब्लिक एक्सेस कैटलॉग ऑनलाइन। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ ट्रैफिक होता है, हाई ट्रैफिक एंड हाई नॉइस। ठीक है, मिडिल लेयर में सेमी क्वाइट एरिया, आधा क्वाइट रहेगा पर आधा ट्रैफिक रहेगा। ठीक है, रेफरेंस डेस्क, पीसीज, पर्सनल कंप्यूटर्स। ठीक है, एंड जो इनर कोर होता है लाइब्रेरी का, सबसे अंदर इंटरनल पार्ट, उधर एब्सोल्यूट साइलेंस। ठीक है, लाइब्रेरी में चुप रहना होता है। ठीक है, तो कोर स्टैक, यहाँ पर असली किताबें हैं तो यहाँ पर साइलेंस होगा, देयर इज नो ट्रैफिक। ठीक है, नियर टू जीरो नॉइज और लो ट्रैफिक। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। डिफाइन स्टॉक वेरिफिकेशन, एक्सेप्टेबल लॉस लिमिट एंड वीडिंग गाइडलाइंस। स्टॉक वेरिफिकेशन क्या होता है? स्टॉक वेरिफिकेशन ये एक फिजिकल ऑडिट है। ठीक है, एवरी बुक ऑन द शेल्फ अगेंस्ट द मास्टर एक्सेस एक्सेशन रजिस्टर। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम एक एक बुक को ऑडिट करते जाएंगे, जो हमारे पास एक्सेशन रजिस्टर है उससे टैली करते जाएंगे। अच्छा, ये बुक है, हाँ ओके, इसका एक्सेशन नंबर ये था, ऑलराइट। ये बुक नहीं मिल रही, ये कहाँ पर होगी, लेट्स रीलोकेटेड, एंड ये सब। ऑलराइट, इसमें मेथड्स क्या होते हैं? मेथड है मैनुअल शीट चेक ऑफ। सबसे पहले हम मैनुअली चेक कर लेंगे। दूसरा क्या होता है? शेल्फ लिस्ट कार्ड। मैं यहाँ लिखते जाती हूँ तो आप लोग थोड़ा सा देखते रहो। पहला हो गया मैनुअल। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? लिस्ट कार्ड। ये चेकिंग मेथड्स है इसके। ठीक है, कि एग्जैक्ट सेल्फ में इस तरह से लाइन बाय लाइन अरेंज्ड है सारी किताबें, उसको चेक करते रहते हैं, लिस्ट कार्ड में चेक ऑफ करते रहेंगे। ठीक है, फिर आ जाता है RFID, यानी कि बार कोड स्कैनिंग। ठीक है, ये 3 मेथड है स्टॉक वेरिफिकेशन के। अब आता है एक्सेप्टेबल लॉस लिमिट, हमारे पास क्या लॉस मार्जिन है। ठीक है, तो गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल मार्जिन है 3 वॉल्यूम्स पर 1000 इशूड आइटम्स। ठीक है, अगर हमने 1000 किताबें इशू करी है तो उसमें से हम 3 ही हैं जो लूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत कम ही लॉस मार्जिन है, थेफ्ट का मार्जिन है, तो इट शुड बी लाइक, उसके बाद लीगल एक्शंस होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडिंग आउट। वीडिंग आउट में हम क्या करते हैं? वीडिंग आउट पॉलिसी के अंतर्गत सिस्टमैटिकली परमानेंट रिमूवल ऑफ अनसर्विसेबल मटेरियल। अनसर्विसेबल मटेरियल जो है, जैसे जो खराब हो, जिसमें कीड़े लग गए, मोल्ड्स लग गए, भूई लग गई है। ठीक है, फिजिकली ब्रोकन, बियॉन्ड रिपेयर, कुछ नहीं ठीक हो सकता है। ठीक है, आउटडेटेड साइंटिफिक टेक्स्ट है उसमें, बहुत पुराना पुराना। ठीक है, रदरफोर्ड का वगैरह लिखा हुआ है, इफ़ इट इज़ नॉट यूजफुल इट शुड बी रिमूव्ड। ठीक है, इस तरह से उसको कहते हैं वीडिंग आउट। ऑलराइट, तो ये थे हमारे स्टॉक वेरिफिकेशन, एक्सेप्टेबल लॉस लिमिट एंड वीडिंग आउट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डायग्राम द डिजास्टर मैनेजमेंट लाइफ साइकिल। मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि एक ही वीडियो में सब कवर हो जाए और एक और बार हम रिविजन कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को लग रहा है ज़्यादा स्पीड है तो कम में करके देख लो। नेक्स्ट डायग्राम
the disaster management life cycle and explain how to salvage water log books. कैसे हम करेंगे, ठीक है। चलो तो दो पहले 4 डिजास्टर फेजेस समझते हैं। पहला क्या होता है, मिटिगेशन। मिटिगेशन या फिर प्रिवेंशन, ठीक है। मिटिगेशन पहला जो होता है स्टेप, दैट इज मिटिगेशन। मिटिगेशन यानी कि प्रिवेंशन, ठीक है। सबसे पहले तो हमें डिजास्टर होने से ही रोकना है, ठीक है। सबसे पहले कोशिश करनी है कि डिजास्टर हो ही ना। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, हम इंस्टॉल करेंगे क्या, वाटर फ्री FM200 गैस सिस्टम, ठीक है। वाटर फ्री FM200 गैस सिस्टम, मैंने रिपीट किया था कि आपको याद हो, ठीक है। क्लीन एजेंट गैस सप्रेसेंट है ये, ठीक है। इन मैन्यूस्क्रिप्ट वॉल्ट्स, जहाँ पे मैन्यूस्क्रिप्ट रखी हुई, क्योंकि अगर वो पानी से भीग गए, दोज आर द ओरिजिनल रिकॉर्ड्स वी हैव, तो वो पानी से नहीं भीगने चाहिए। तो ये ज़्यादातर कहाँ फिट करने हैं हमें, मैन्यूस्क्रिप्ट के वहाँ पे। ये तो प्राइमरी डेटा है, प्राइमरी डेटा को प्रिजर्व करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि एक स्प्रिंकल ऑफ वाटर से भी वो खराब हो जाएगा, ठीक है। बॉटम शेल्फ जो होते हैं उसको ये देखना है कि वो 6 इंच ऊपर बनी है। कितने ऊपर बनी है, 6 इंच, ज़मीन से वो 6 इंच ऊपर बनी है, ठीक है, ताकि फ्लडिंग हो तब तक हम बचा लें उसे। ओके, तो जो बॉटम है उसको हमें 6 इंच बनाना है, ऊपर बनाना है। तो ये है हमारे प्रिवेंशन के कुछ तरीके। अब आता है प्रिपेयर्डनेस, ठीक है। हमेशा हर चीज़ के लिए तैयार रहना है। तो प्रिपेयर्डनेस में रेगुलर रनिंग सेफ्टी ड्रिल्स, जैसे स्कूल वगैरह में हमें कराते हैं ना, अर्थक्वेक के लिए सेफ्टी ड्रिल्स, या फिर सुनामी वगैरह के लिए सेफ्टी ड्रिल्स, किसी भी चीज़ के लिए सेफ्टी ड्रिल्स वगैरह कराते हैं। वैसे ही बुक के लिए भी, लाइब्रेरी में भी सेफ्टी ड्रिल्स होने चाहिए फॉर द स्टाफ टू कीप इमरजेंसी रिस्पॉन्स किट इन हैंडी। सबको पता होना चाहिए कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स किट कहाँ रखा हुआ है। एंड शेड्यूल ऑटोमेटेड ऑफ साइट क्लाउड बैकअप नाइटली, ठीक है। क्लाउड बैकअप अगर हमने बना दिया, सब कुछ अगर कंप्यूटर राइज कर दिया, क्लाउड में भेज दिया तो अगर कुछ हो भी जाता है तो हमारे पास डेटा अभी भी अवेलेबल रहेगा। चौथा है रिकवरी। अब अगर कुछ हो गया, ठीक है, रिकवरी से पहले था, सॉरी, रिस्पॉन्स अब अगर कुछ हो रहा है तो हमारा इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, इवैक्यूएट एंड कवर हार्डवेयर। जो हार्डवेयर है हमारा, जो कंप्यूटर का ये सारा सामान है, या फिर जो कितनी किताबें हैं, सबको कवर अप करो, इवैक्यूएट करो, बाहर निकालो और बचाने की कोशिश करो जितना ज़्यादा। लेकिन अगर हो गया है, ठीक है, कुछ अगर ख़राब हो गया है, तो अभी रिकवरी कैसे होगी, फ्रीज ड्राइंग, ठीक है। सैल्वेजिंग वाटर लॉक्ड पेपर यूजिंग इंडस्ट्रियल वैक्यूम फ्रीज ड्राइंग। फ्रीज ड्राइंग क्या होता है, आइस टर्न्स डायरेक्टली इनटू गैस, ठीक है। आइस जो गैस में तब्दील हो जाता है, उससे सबको फ्रीज ड्राई कर लेना ताकि और डैमेज ना हो। एंड IT रिस्टोर्स, ठीक है। सब कुछ क्लाउड रिस्टोर करना है, क्लाउड बैकअप होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। क्लाउड बैकअप तैयार करना है, ठीक है। अब वाटर रिकवरी प्रोटोकॉल क्या है, नेवर यूज हीट और ब्लो ड्रायर्स। किताबों पे वो यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। विच रैप पेपर एंड कॉज इंक टू ब्लीड। इंक वापस से क्या फैलने लगेगा, तो इसलिए सबसे पहले फ्रीज ड्राई करना है, ठीक है। फ्रीज ड्राई करना है। डिप्लॉय इंडस्ट्रियल वैक्यूम फ्रीज ड्रायर एंड फ्रीज आइस इनसाइड वेट पेजेस, ठीक है, डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट मेल्टिंग बैक इनटू फ्लूइड। फ्लूइड बचा लेगा वो, किताब के रैपर्स भी बच जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया डिजास्टर मैनेजमेंट। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बजटिंग टेक्निक्स। क्वेश्चन नंबर 14, क्लासिफाई लाइब्रेरी फंडिंग सोर्सेज एंड एक्सपेंडिचर स्ट्रक्चर्स। आई होप अभी तक आप लोगों को सब, ठीक है। और अगर नहीं समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं, एक और बार रिविजन कर लेंगे बाद में। चलो, सबसे पहले आता है प्राइमरी सोर्स नेटवर्क, ठीक है। क्या है देखना है हमें, क्लासिफाई लाइब्रेरी फंडिंग सोर्सेज, कहाँ कहाँ से हमारे पास फंडिंग सोर्सेज आते हैं, एंड एक्सपेंडिचर स्ट्रक्चर। तो फंडिंग सोर्सेज हमारे पास आते हैं, प्राइमरी सोर्सेज है एकेडमिक, पब्लिक एंड स्पेशल। एकेडमिक क्या होता है, जहाँ पे हमें डायरेक्ट बजट अलॉट होता है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ट्यूशन फीस, ठीक है, पेयर्ड विद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ग्रांट्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, UGC, ठीक है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से जो ग्रांट्स वगैरह मिलते हैं, ये एकेडमिकली। कॉलेज की लाइब्रेरी तो कॉलेज ही पैसे देगा उसके।
पब्लिक। नाउ फंड थ्रू लोकल लाइब्रेरी चेस के बारे में हमने पढ़ा है, जो टैक्स पे बस पैसे होते हैं, प्रॉपर्टी व्हीकल टैक्स सर चार्जेस तो आते हैं वो लाइब्रेरी के लिए, ठीक है। एंड मैचिंग स्टेट ग्रांट्स, स्टेट से भी कुछ ग्रांट्स आते हैं, दीज आर पब्लिक फंडिंग्स। देन आता है स्पेशल फंडिंग। स्पेशल फंडिंग या फिर कॉर्पोरेट फंडिंग, ये क्या होता है? फुल्ली फंडेड बाय प्रेजेंट रिसर्च काउंसिल्स, ठीक है, जैसे कि डीआरडीओ ने पूरा फंड कर दिया, या फिर CSIR, ठीक है, या फिर कॉर्पोरेट कैपिटल लाइंस, ये सारी चीज़ें अगर उसको पूरा फंड करेंगी दैट इज स्पेशल फंड्स और कॉर्पोरेट फंड्स, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर कैटेगराइजेशन करते हैं। एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है? एक होता है रिकरिंग और एक होता है नॉन रिकरिंग, एक होता है रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो रिपीटिंग में क्या होगा? ऑनगोइंग ऑपरेशनल कॉस्ट दैट रिपीट एवरी फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, हर फाइनेंशियल साइकिल में जो रिपीट होगा, जैसे कि स्टाफ की सैलरी, मंथली यूटिलिटी बिल्स, जर्नल डेटाबेस सब्सक्रिप्शन, ये सारी चीज़ें हर महीने हर साल चाहिए ही हमें, तो ये है रिपीटिंग फाइनेंस। नॉन रिपीटिंग क्या है? वन टाइम कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जैसे कि बिल्डिंग एक्सटेंशन, एक बार बना दिया तो कल तो वापस थोड़ी बनाएंगे, एक बार बन गया तो अभी चलेगा 10-15 साल, ठीक है। नेवर न्यू सर्वर हार्डवेयर, कंप्यूटर वगैरह भी कोई एनुअली नहीं चेंज करता है ना, बहुत बहुत साल चलते हैं ये सारे। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चरल या फिर बड़ा स्टील शेल्व्स रोज वगैरह खरीदने का पैसा है, ये सब है नॉन रिकरिंग, बार बार नहीं खरीदना पड़ेगा, एक बार खरीद लिया तो इट्स एन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये हो गया। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कंपेयर लाइन आइटम फॉर्मूला परफॉर्मेंस और जीरो बेस्ड बजट ZBB। चलो लाइन आइटम और इंक्रीमेंटल, लाइन आइटम या फिर इंक्रीमेंटल बजटिंग क्या होता है? ये एक ट्रेडिशनल मोड ऑफ बजटिंग है जिसमें बजट डिवाइड हो जाता है किसमें? रिजिड कैटेगरीज में, जैसे कि सैलरी, बुक्स एंड यूटिलिटीज़, ठीक है। ये क्या होता है? हर एक साइकिल में कैलकुलेट होता है एंड स्मॉल परसेंटेज इंक्रीमेंट होता जाता है, क्योंकि हर साल तो थोड़ा सा दाम भी बढ़ता है चीज़ का, इस वजह से जैसे 5% या कुछ थोड़ा सा परसेंट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, लास्ट ईयर के हिसाब से, ठीक है। तो देखो स्टार्टिंग बेसलाइन क्या है? टेक लास्ट ईयर स्पेंडिंग बेसलाइन एज गिवन, पिछले साल के बेसलाइन ले लेगा, जैसे मान लो 50,000 का खर्चा होगा, पिछले 50 लाख छोटा मोटा खर्चा नहीं होता है ना, 50 लाख का खर्चा होगा तो उसको बेसलाइन मानेगा। फिर कोर एडवांटेज का एक्सट्रीमली सिंपल टू कंप्यूट एंड ऑडिट, बहुत ईजी है कंप्यूट करना, ऑडिट करना, ठीक है, क्योंकि सैलरी, बुक्स, यूटिलिटीज इन्हीं सारी चीज़ों में डिवाइडेड है। मेजर लिमिटेशन क्या है? प्रोटेक्ट्स पास्ट स्पेंडिंग, इनसफिशियंसी एंड वेस्ट। अब अगर पिछले साल 50 लाख का खर्चा हुआ है तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग इनटू कि इतना खर्चा क्यों हो गया, ये बस 5% बढ़ा देगा। तो पिछले साल अगर कुछ बेकार खर्चा भी हुआ है तो वो भी इस साल भी करना ही है, या फिर वो पैसे करप्शन में जाएंगे, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मूला बजटिंग। फॉर्मूला बजटिंग क्या होता है? प्री डिटरमाइन मैथमेटिकल मैट्रिक्स पे यूज होता है, प्री सेट मैथमेटिकल मैट्रिक्स, ठीक है। हाईली ऑब्जेक्टिव एंड यूनिफॉर्म, टोटली ऑब्जेक्टिव है। देखो बजट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टूडेंट एनरोलमेंट नंबर, ठीक है, 500 रुपये अंडर ग्रेड के, 1,500 रुपये रिसर्चर के, इस तरह से ये हर एक बच्चे के लिए फिक्स नहीं है, हर एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए फिक्स है, ठीक है, इसलिए हाईली ऑब्जेक्टिव एंड यूनिफॉर्म है। टू रिजिड टू हैंडल अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट चेंजेस, जैसे कि बहुत ज़्यादा रिजिड है ना, ये जो पैसे हैं वो फिक्स हो गए हैं बहुत ज़्यादा, अभी तो चेंज अचानक से इसी साल में नहीं कर लेंगे, लेकिन अगर बजटिंग एक्सीड हो गई तो ये रिजिड कॉस्ट की वजह से नुकसान हो सकता है बहुत सारा। नेक्स्ट कम परफॉर्मेंस या फिर प्रोग्राम बजटिंग। परफॉर्मेंस या फिर प्रोग्राम बजटिंग में टाई एलोकेशन टू मेजरेबल आउटकम, ठीक है, टाइड फंड्स होते हैं डायरेक्टली टू मेजरेबल प्रोजेक्ट आउटकम, जैसे कि टोटल कॉस्ट ऑफ डिजिटलाइजिंग माइट बी 10,000, ठीक है, लोकल मैन्यूस्क्रिप्ट का, तो उतना हम शुरू में तय कर देंगे, इतने लगेंगे हमें शुरू में पैसे, ठीक है। उसके बाद इट फोकसेस ऑन सर्विस क्वालिटी एंड क्लैरिटी, लोगों को हम क्या प्रोवाइड करें उसके ऊपर फोकस करता है। रिक्वायर्स कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल ट्रैकिंग होनी चाहिए किसी भी बजट को एलोकेट करने से पहले, वरना बजटिंग लॉस होगा,
बहुत फाइनेंशियल लॉस होगा, ठीक है। इस वजह से ये बहुत हाई प्रोफाइल बजटिंग एप्लीकेशन इस्तेमाल करता है ना। ज़ीरो बेस बजटिंग, ZBB में क्या होता है, ये डिस्कार्ड कर देता है ऑल प्रीवियस हिस्टोरिकल बजट। पिछला साल जो हुआ अभी वो वापस नहीं। स्टार्टिंग फ्रॉम एन एब्सोल्यूट जीरो फ्लोर लेवल, दिस विल बिगिन एवरी फाइनेंशियल साइकिल। हर फाइनेंशियल साइकिल जीरो से स्टार्ट करेगा, शुरू से अपना खुद प्लान करेगा कि कितना मेरे को इस साल खर्चा करना है, कितना मेरे को पिछला साल खर्चा किया था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। एवरी डिपार्टमेंट हेड मस्ट जस्टिफाई एवरी रिक्वेस्टेड डॉलर, एक एक पैसा का हिसाब देना पड़ता है इसमें। इस वजह से इसमें ये क्या बोलते हैं, करप्शन बहुत कम होगा, ठीक है। कंप्लीटली एलिमिनेट्स वेस्ट एंड डेडलाइंस, बेकार के पैसे खर्च नहीं होने देता है। डिमांड्स मैसिव टाइम एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट, बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत काम, हर एक चीज़ के लिए कैलकुलेशन दिखानी पड़ेगी, इतना इतना इसमें लगाए, क्यों लगाए, कहाँ लगाए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। डिटेल द पर कैपिटा प्रोपोर्शनल मेथड ऑफ डिटेल्स फाइनेंशियल एस्टिमेशन फॉर्मूला। पर कैपिटा मेथड क्या होता है, इसका बेसिस जो है फंडिंग ऑन अ सेट रेट पर रेजिस्टेंट इन द लोकल टारगेट पॉपुलेशन, ठीक है। टोटल बजट बेस्ड ऑन अ सेट रेट सेट पर रेसिडेंट, ठीक है। एक इंसान के हिसाब से एक बजट सेट किया जाता है इन द पॉपुलेशन, ठीक है। ऑपरेटिंग बजट इज इक्वल टू टोटल टारगेट पॉपुलेशन, ठीक है, पर हेड स्ट्रेटजी रेट, ठीक है। समझ में आया? तो टोटल ऑपरेटिंग, ठीक है, बजट क्या होगा, टोटल ऑपरेटिंग बजट, कितना बजट चाहिए, कितना बजट हमारा, विल बी इक्वल्स टू टोटल टारगेट पॉपुलेशन, ठीक है, टारगेट पॉपुलेशन इनटू पर हेड स्टैट्यूटरी रेट, ठीक है। टोटल ऑपरेटिंग बजट इस साल का हमारा टोटल बजट क्या है, कितने लोग हमारे पास आते हैं इस साल के अंदर और एक इंसान पर कितना खर्चा होता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा टोटल बजट कितना है। पर कैपिटा मेथड, एक इंसान को बजट का टारगेट मानकर टोटल बजट डिवाइड करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, अब आता है प्रोपोर्शनल मेथड। प्रोपोर्शनल मेथड में क्या होता है, इट एलोकेट्स अ फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशनल टोटल बजट टू द लाइब्रेरी, ठीक है। एक इंस्टीट्यूट में आप काम कर रहे हो, उसका इतना हिस्सा बजट का लाइब्रेरी को अपने आप ही दे दिया जाता है, ठीक है। रामाकृष्ण कमीशन बेंचमार्क के तहत इट रिकमेंड्स कि 6.25% ऑफ द टोटल यूनिवर्सिटी बजट शुड ऑलवेज गो टू द लाइब्रेरी। एक और है कोठारी, ठीक है, कोठारी कमीशन बेंचमार्क, ये क्या कहता है, ये कहता है 6%, ठीक है, 6 से लेके 10% बेस्ड ऑन कैंपस रिसर्च इंटेंसिटी, उसमें चला जाना चाहिए लाइब्रेरी, ठीक है। एक रामाकृष्णा है और एक कोठारी है, ठीक है। अब आता है मेथड ऑफ डिटेल। एक हमने पढ़ा पर कैपिटा, एक इंसान के ऊपर बजट करके प्रोपोर्शनल यूनिवर्सिटी का जितना खर्चा है उसमें से इतना खर्चा लाइब्रेरी को सेट हो जाना चाहिए। मेथड डिटेल्स में क्या होगा, अ बॉटम अप अप्रोच where every project expenses, salary, utility, book purchase is calculated item by item based on a current market rate and added together। पहले से ही ये सब कैलकुलेट करके रख देते हैं कि नीचे से देख लेते क्या क्या खर्चा होने वाला है और फिर हम उसे टोटल करके एक बड़ा बजट बना देते हैं पहले से साल के, कहते हैं मेथड ऑफ डिटेल, एक एक डिटेल, ये सारे थे मेथड ऑफ फाइनेंशियल। नेक्स्ट पार्ट में आ चुके हैं हम, नेक्स्ट ब्लॉक विच इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल डिटेल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन यूजिंग क्लियर फंक्शनल व्यूज, ठीक है।
जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या अंतर है? कोर ऑब्जेक्टिव, जॉब डिस्क्रिप्शन का कोर ऑब्जेक्टिव क्या है? मैप आउट द रोल्स, एक्चुअल ड्यूटी, डेली वर्क फ्लो एंड टास्क। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या बताता है कि इस जॉब में हमें क्या क्या काम करना है, ठीक है, पूरा वर्क फ्लो और टोटल ड्यूटीज अलॉटमेंट। लेकिन जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होती है? इट आउटलाइंस द मिनिमम क्रेडेंशियल्स नीडेड टू परफॉर्म द जॉब। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन हमें बताएगा कि हम काम में क्या क्या करेंगे। जॉब स्पेसिफिकेशन हमें बताएगा कि हम क्या क्या क्वालिफिकेशन है जिसके तहत हम इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, की डेटा फील्ड ये है कोर ऑब्जेक्टिव। की डेटा फील्ड क्या है? क्या क्या बताता है? पोजीशनल टाइटल, डिपार्टमेंट लोकेशन, रिपोर्टिंग हायरार्की एंड कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये चारों चीज़ें हम बताता है। जो आप काम कर रहे हो उसका टाइटल क्या है, कहाँ पर आपका डिपार्टमेंट स्थित है, आपके ऊपर और नीचे कौन कौन बैठा हुआ है और क्या क्या काम आपको करना है। ठीक है, वैसे ही जॉब स्पेसिफिकेशन में की डेटा फील्ड क्या हो जाएंगे? रिक्वायर्ड डिग्री, क्या डिग्री चाहिए? टेक्निकल सर्टिफिकेशन, मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस एंड स्पेशलाइजेशन। क्या क्या स्किल्स चाहिए, क्या डिग्री होनी चाहिए आपके पास, टेक्निकल सर्टिफिकेशन क्या क्या, मिनिमम एक्सपीरियंस क्या है। ठीक है, और फिर लास्ट में आता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। एग्जाम्पल जैसे कि टाइटल मान लो आपका डिजिटल आर्किविस्ट, तो उसमें टास्क क्या होगा? मैनेजिंग इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम नेटवर्क एंड सर्वर्स। ठीक, इसके अलावा आपको ये भी दिखाया जा सकता है कि आपका हायरार्की क्या है, आपके ऊपर कौन बैठा हुआ है, मैनेजर, इस तरह। ठीक है, कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है टास्क में कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके लिए आपको चाहिए कि एमलिस्ट, मास्टर्स इन लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, स्किल्स होने चाहिए 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको मेटा डाटा स्क्रीनिंग बाय डुबलिन कोर इस्तेमाल करके मेटा डाटा स्क्रीनिंग का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का। तो दिस इज डेटा स्पेसिफिकेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आउटलाइन मॉस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स एंड हर्जबर्ग 2-factor थ्योरी। मॉस्लो हायरार्की कहता है ह्यूमन ड्राइव्स फॉलो अ सीक्वेंशियल स्टेप लैडर ऑफ 5 नीड्स। ठीक है, वो कहता है कि जो ह्यूमन नीड्स है, ह्यूमन ड्राइव्स है, वो क्या करती है? वो फॉलो करती है 5 स्टेप लैडर्स ऑफ नीड्स। वो क्या क्या? पहला है सेल्फ एक्चुलेशन। ठीक है, एक्चुलाइजेशन, सेल्फ एक्चुलाइजेशन। ठीक है, सेल्फ एक्चुलाइजेशन क्या हो? ओह नहीं सॉरी, ये तो सबसे टॉप लेवल है। सेल्फ एक्चुलाइजेशन सबसे बाद में आता है। सबसे पहले जो लेवल है वो साइकोलॉजिकल बेस। ठीक है, साइकोलॉजिकल बेस में क्या होता है? क्लीन वर्क स्पेस, रीजनेबल आवर्स एंड फेयर लिविंग वेज। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल बेस में हम सबसे पहले क्या देखकर एक नौकरी पर जाते हैं? हम ये देखते हैं कि जो हमारा वर्क स्पेस है वो क्लीन है, रीजनेबल आवर्स में काम हो रहा है कि नहीं, कि ज़्यादा काम करवा देंगे, या फिर और हमारे पास जो पैसे आ रहे हैं क्या वो मेरी ज़िंदगी चलाने के लिए इनफ है। तो ये हमारा साइकोलॉजिकल बेस है, इसके बेसिस पे ही हम कोई भी काम करने जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सेफ्टी, वर्क प्लेस सेफ्टी। ठीक है, क्लियर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सही से मेंशन कर रहा है कि नहीं कि तुम्हारी सैलरी इस दिन चढ़ेगी, ये सेफ्टी एश्योरेंस है। ठीक है, लॉन्ग टर्म जॉब सिक्योरिटी, अब जो मैं जॉब में घुस गई उसमें मुझे सिक्योरिटी है या नहीं है। ठीक है, ये सारी सेफ्टी कंसर्न्स है। नेक्स्ट कम्स सोशल सर्कल्स। ठीक है, सोशल सर्कल कैसा इन्वायरमेंट है मेरे ऑफिस का, टीम डायनेमिक्स कैसा है, डिपार्टमेंटल स्टाफ्स कैसे हैं, मीटिंग्स कैसी होती है। तो मेरा सोशल सर्कल्स, इफ़ इट इज़ पॉजिटिव आई एम गोना बी हैप्पी इन द ऑफिस, इफ़ इट इज़ नॉट पॉजिटिव, इफ़ इट इज़ बर्डनिंग मी, आई एम नॉट गोना बी हैप्पी। ठीक है, देन कम्स स्टीम टायर। स्टीम टीयर्स में क्या होता है? पब्लिक रिकॉग्निशन अवार्ड। ठीक है, स्टाफ स्पॉटलाइट, प्रमोशन। जिस ऑफिस में मैं काम कर रही हूँ वहाँ पर रहे रहे क्या होना चाहिए? अवार्ड फंक्शंस होने चाहिए जहाँ पर अच्छा काम करने वाले को रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, प्रमोशन मिलना चाहिए। तो इससे क्या होता है? मोटिवेट रहते हैं लोग। फिर आता है सेल्फ एक्चुलाइजेशन। सेल्फ एक्चुलाइजेशन ये पीक है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? कंप्लीट प्रोजेक्ट ऑटोनॉमी, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ऑटोनॉमी, फंडिंग फॉर एडवांस रिसर्च टेक डिग्रीज। ठीक है, डायरेक्ट फंड फॉर एडवांस रिसर्च और इंटरनेशनल टेक डिग्रीज। ठीक है, टोटल फंड, सेल्फ एक्चुलाइजेशन मिलना चाहिए।
ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आंसर करते वक्त ना आप एक पिरामिड भी बना सकते हैं, जिसमें सबसे नीचे आप फर्स्ट लेयर डालेंगे, ठीक है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ करके ऐसे करके एक बड़ा पिरामिड भी बना सकते हैं, जिसमें लास्ट में आएगा क्या, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, ये मास्लो का पिरामिड है। चलो अब हर्ज़बर्ग का 2 फैक्टर स्प्लिट देख लेते हैं। सबसे पहला है हाइजीन फैक्टर, ठीक है, द एनवायरनमेंट। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, बेस पे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, फिजिकल लाइटिंग, रिलेशनशिप विद द बॉस, ठीक है, इन सब में से अगर कुछ ख़राब हो जाता है, ठीक है, तो स्टाफ क्या होगा, पूरी तरह से अनहैप्पी बन जाएगा। लेकिन अगर फिक्स हो गया अच्छे से तो क्या होगा, ज़ीरो मतलब मेनली डिससेटिस्फैक्शन का लेवल 0, ठीक है। तो इस इन्वायरमेंट पे ही बेस करता है कि जो काम करने वाला इंसान है वो खुश रहेगा या दुखी रहेगा, ठीक है। वर्किंग हार्ड, विदाउट वर्किंग हार्ड अ पर्सन विल बी satisfied if the environment is good. If the physical office environment is bad, they are going to be really unhappy. Next is motivation factor. पहला था hygiene factor जो कि environment based, motivation factor जो होता है the work itself, काम करने के बाद मोटिवेशन मिलती है कि नहीं, पर्सनल ग्रोथ हो पा रहा है कि नहीं। मैं बहुत सालों से काम कर रही हूँ लेकिन मुझे ऑफिस में कोई प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो दैट देयर इज़ नो पर्सनल ग्रोथ, ठीक है, तो आई एम नॉट गोना बी हैप्पी अबाउट इट, आई एम नॉट मोटिवेटेड टू वर्क एनी मोर। अचीवमेंट्स, हर एक अचीवमेंट मेरी रिकॉग्नाइज हो रही है कि नहीं, मीनिंगफुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दीज आर ओनली फोर्सेज दैट पुशेस परफॉर्मेंस मैट्रिक्स अपवर्ड। किसी इंसान को ऊपर की तरफ काम करने के लिए, प्रमोट करने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत मैंडेटरी है, ठीक है। चलिए मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मैप आउट द लीडरशिप continuum and show when to use autocratic versus democratic style, ठीक है। तो लीडरशिप पैराडिग्म, लीडरशिप पैराडिग्म क्या होता है, लीडरशिप कॉन्टिनम क्या होता है, थोड़ा समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक पॉइंट समझते हैं, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट वैल्यू। इसमें क्या करना होता है हमें, ये कोलैबोरेटिव मॉडल है जहाँ पर फ्रंट लाइन स्टाफ्स को एक्टिवली डिसीजन मेकिंग के लूप में शामिल करना है, ठीक है, जैसे कि चूजिंग लाइब्रेरी, सॉफ्टवेयर, या फिर रीडिज़ाइनिंग रीडिंग रूम्स कि इसको कैसे डिज़ाइन करना है। इससे क्या होगा ना, जो फ्रंट लाइन स्टाफ्स है उनके अंदर भी वैल्यूएबल इंसाइट्स आएंगे, ठीक है, वो प्लानिंग में मदद करेंगे और उससे वो हैप्पी भी होकर घर जाएंगे, तो उनका जॉब सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ेगा, ठीक है, विच रिड्यूसेस स्टाफ फ्रिक्शन ड्यूरिंग मेजर टेक्निकल चेंजेस, ठीक है। बड़े टेक्निकल चेंजेस होंगे तो उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि छोटे मोटे डिसीजंस में सबका ये राय ली जाती है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे लीडरशिप कॉन्टिनम लेआउट। लीडरशिप कॉन्टिनम लेआउट में 2 चीज़ें, ऐसे तो 3 चीज़ें, पर यहाँ पे 2 चीज़ें पूछी गई, पर हम तीनों पढ़ लेते हैं, ठीक है। ऑटोक्रेटिक स्टाइल, ऑटोक्रेटिक स्टाइल क्या होता है, द मैनेजर होल्ड्स एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर्स, ठीक है। तो अब अगर वो सारा डिसीजन मेकिंग पावर होल्ड करेगा तो ये एक टॉप डाउन अप्रोच हो गया, है ना, एक कमांडर है और बाकी सारे सब ऑर्डिनेट्स है। तो ये कब आइडियल है, जब क्राइसिस मैनेजमेंट करना है, ठीक है, एकदम बहुत बुरी हालत हो गई है, सब मौज मस्ती कर रहे हैं, कोई भी काम नहीं करना चाहता है, तो उस वक्त हमें ऑटोक्रेटिक स्टाइल अपनाना होगा कि एक लीडर होना चाहिए जो सबको चेक ऑन करते रहे, ठीक है। इमीडिएटली बिल्डिंग इवैक्यूएटिंग ड्यूरिंग, जैसे कि फायर आ गया या फ्लड आ गया, बहुत बुरी हालत, खस्ता हालत हो गई है लाइब्रेरी की, तो उस वक्त एक लीडर होना चाहिए जो गाइड करके सही सही बता सके, ये करो, यहाँ पर ये कराओ, यहाँ पर ये लगा दो। तो उस टाइम पे ये बहुत ज़रूरी है, कब, इमरजेंसी क्राइसिस सिनेरियोज में, ठीक है। अब आता है डेमोक्रेटिक स्टाइल। डेमोक्रेटिक स्टाइल हम कब इस्तेमाल करेंगे, इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, शेयर्ड पावर है, ठीक है, सब कोई, जितने भी पूरे बिल्डिंग में, सबके पास शेयर पावर है, आइडियल फॉर स्ट्रेटेजिक ग्रोथ, ग्रोथ करवाना है तो सबके पास शेयर पावर लानी जरूरी, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। अब लास्ट वाला जो स्टाइल है दैट इज लाइज लाइज फेयर स्टाइल, ठीक है, स्पेलिंग याद करो, LAISSEZ FAIRE, ठीक है। लाइज फायारे, पता नहीं कैसे पढ़ते हैं इसे, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। स्टाइल, इसमें क्या होता है, हैंड्स ऑफ, कंप्लीट हैंड्स ऑफ डेलीगेशन, ठीक है,
कंप्लीट हैंड्स ऑफ डेलीगेशन, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, हाईली ट्रेन्ड सेल्फ मोटिवेटेड प्रोफेशनल्स जिनका ज़ीरो ओवरसाइट है, ठीक है, ज़ीरो डेली ओवरसाइट है, वो इतने अच्छे से काम करें, बिकॉज वी आर हायरिंग ओनली प्रोफेशनल्स, वी आर हायरिंग ओनली हाईली ट्रेन्ड वर्कर्स, ठीक है। तो स्पेशलाइज एक्सपर्ट आर्किविस्ट को हायर करेंगे तो हमारा जो काम ही है वो ही बहुत अमेजिंग तरीके से होगा। सो हायरिंग द स्टाफ हु कैन डू द वर्क प्रॉपरली, ठीक है, दैट इज LF स्टाइल, ठीक है। तो इसमें ये आ जाता है, ठीक है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बिल्कुल भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो इजीली समझ सकते हैं इसको। ऑल राइट, सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वन। अब एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आई होप आप सबको समझ आया हो, तो लेट्स रिवाइज इट वंस अगैन फ्रॉम द टॉप। ओके, स्टार्टिंग विथ टाइलर। टाइलर केस में हमने क्या देखा, टाइलर हमें बताता है कि साइंस यूज़ करनी है, थंब रूल इस्तेमाल नहीं करना है, हारमोनी होनी चाहिए, मेंटल रिवोल्यूशन और टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है। टाइलर से हमने ये सीख लिया। हाउस कीपिंग लाइब्रेरी में वो कैसे मदद हो सकता है, बार कोड इस्तेमाल करके, ठीक है, स्पिनिंग लेबल्स, जब एक काम कर रहे हैं तो उसी वक्त दूसरा भी काम कर दिया ताकि टाइम मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, सारे प्रिंसिपल एक्सप्लेन कर देने से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, फ्लॉय का एडमिनिस्ट्रेटिव रूल और चेस्टर बार्नार्ड का। तो फ्लॉय के एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स में हमने क्या देखा, वर्क डिवीजन, यूनिटी कमांड और एस्पिरिट दे कॉर्प्स, और उसके अलावा और भी दो थे ना, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सब ऑर्डिनेट्स। पर्सनल इंटरेस्ट को ध्यान पे रखकर हमें अपने ऑब्जेक्टिव सेट नहीं करने हैं, ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से ही सेट होने चाहिए, भले एक इंसान अच्छे से काम करे या ना करे। और बर्नार्ड के प्रिंसिपल्स में हमने क्या देखा, अथॉरिटी थ्योरी में, कि अथॉरिटी सिर्फ तभी सेट होगी जब एम्प्लॉयज़ तैयार होंगे ये मानने के लिए कि जो अथॉरिटेटिव पर्सन है वो अथॉरिटी के लायक है या नहीं, और वो कब तय किया जा सकता है, जब हम ये 4 प्रिंसिपल्स माने। 4 प्रिंसिपल्स क्या है, एम्प्लॉय को समझा देना कि काम क्या है, एम्प्लॉय मस्ट अंडरस्टैंड द वर्क, ठीक है, जो काम उसे दिया गया है वो ऑब्जेक्टिव्स के साथ मैच होता है, हमारे एंड गोल ऑब्जेक्टिव्स के साथ मैच होता है। नेक्स्ट क्या है, उसके एथिकल कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए उसमें, यानी कि जो काम ने हमने उसे दिया उसके एथिकल वैल्यूज़ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। एंड लास्टली उसका फिजिकल और मेंटल स्टेट सही होना चाहिए, जिसकी वजह से ही वो काम कर पाएगा। ओके, मूविंग अहेड, हमने डेमीस PDCA साइकिल में हमने क्या देखा, P फॉर प्लानिंग। हम पहले तो हम यूज़र कंप्लेंट्स पढ़ेंगे कि क्या क्या कंप्लेन आए, उसके बेसिस पे एक प्लान बनाएंगे, वो प्लान काम करता है कि नहीं, हमें उसे छोटे स्केल पे करके देखना है, पायलट प्रोजेक्ट की तरह। फिर हम चेक करेंगे कि उसने काम किया कि नहीं, काम कर दिया तो हम उसे परमानेंटली इम्प्लीमेंट कर देंगे, काम नहीं किया तो विल रिपीट द साइकिल, ठीक है। जोसेफ जॉरान क्वालिटी ट्रायो क्या था, क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट। यूजर्स के बेसिस में एक प्लानिंग करनी है, ठीक है, पिछले साल या फिर पिछले 10 साल के बेसिस में हमें एक ऑडिट रिपोर्ट तैयार करनी है, जिसके बेसिस में हमें पता चलेगा कि क्या क्या चेक पॉइंट्स है जिसे हमें ठीक करना है, उसके बाद हम उसे इम्प्रूव करेंगे, दैट इज क्वालिटी इंप्रूवमेंट। नाउ क्वालिटी, व्हाट इज अ क्वालिटी साइकिल, क्वालिटी साइकिल इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, वॉलंटियर ग्रुप बाय द फ्रंट लाइन वर्कर्स, जो कि क्या करेंगे, लाइब्रेरी का एक मीटिंग सेटअप करेंगे जिसमें वो तय करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है और नहीं क्या क्या ठीक करना है, यानी कि ये 3 साइकिल के बारे में ये लोग बात करके ठीक करेंगे उसे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्या था, कॉन्ट्रास्ट डायरेक्टिव वर्सेस पार्टिसिपेटिव स्ट्रैटेजी। डायरेक्टिव स्ट्रैटेजीज में क्या होता है, टॉप डाउन अप्रोच होता है, ठीक है, फास्ट एग्जीक्यूशन है क्योंकि सब कोई डर कर काम कर रहे हैं, लेकिन मोरालिटी कम हो जाती है। पार्टिसिपेटिव स्ट्रैटेजी में सब पार्टिसिपेट करते हैं, इवन द लीडर इज पार्टिसिपेटिंग, ऑल द वर्कर्स आर पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग एंड इन वर्किंग, ठीक है, जिसकी वजह से शेयर्ड ओनरशिप आ जाती है। ऑलराइट, मूविंग अहेड, ठीक है। पॉज डी कॉर्प में पी क्या, पी इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। सबसे पहले हम प्लान करेंगे एक साल भर का गोल, फिर हम ऑर्गेनाइज करेंगे क्या, डिफरेंट कमिटीज़, फिर हम उसमें स्टाफ्स भरेंगे, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कर देंगे स्टाफ्स को कि क्या क्या काम तुमने करना है,
और फिर कॉरपोरेशन बिठाएंगे। क्या ये जो ऑर्गेनाइजेशन हमने सेट किया है और जो अलग अलग स्टाफ है उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाएंगे कि सब कोई अच्छे से काम करे और सारे सारे ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में एक एक कोऑर्डिनेशन हो। एंड देन कम्स द रिपोर्टिंग। उसके बाद हमने देखना है कि इन्होंने जो काम किया वो सही है कि नहीं, ऑडिटिंग। ठीक है, और फिर आता है बजटिंग। अब ये सारे काम के लिए कितने पैसे चाहिए हमें, उसके हिसाब से एक ट्रैकिंग करनी है, फाइनेंस ऑडिटिंग करनी है। तो इससे होगा हमारा पॉस्डी कॉर्प, POSDCORB। चलो, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, रंगनाथन, ड्रूरी एंड डैवी के अलग अलग प्रिंसिपल्स फॉर बुक सिलेक्शन। तो ऐसा रंगनाथन के हिसाब से हर एक रीडर की अपनी किताब होनी चाहिए, यानी कि हर एक रीडर के इंटरेस्ट के हिसाब से लाइब्रेरी में किताब आनी चाहिए। ड्रूरी ने क्या बोला था कि एक रीडर को उसकी किताब सही समय पर मिल जाए, सही किताब सही समय पर मिलना चाहिए, जिसकी वजह जो कैसे तय हो सकता है, अच्छी कैटलॉगिंग और क्लासिफिकेशन के माध्यम से। मेलविल डेवी ने क्या बोला था, बेस्ट रीडर फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट लीस्ट कॉस्ट। इतनी सारी किताबें खरीद लो सबसे कम पैसों में ज़्यादा स्टॉकिंग कर लो, ठीक है, ज़्यादा कैटेगरीज में बुक खरीद लो। दैट इज़ मेलविल डेवी। ठीक है, कि एक लाइब्रेरी का संदूक भरा रहे, किताबों का संदूक। उसके बाद आता है सिलेक्शन टू एक्सेशन सीक्वेंस। एक्सेशन नंबर क्या होता है, एक वो नंबर है जो परमानेंटली फिक्स्ड है फॉर अ पर्टिकुलर वॉल्यूम। तो एक्सेशन नंबर फिक्स कैसे होता है, सबसे पहले एक रीडर के रिक्वेस्ट पे या फिर एक लाइब्रेरियन के रिक्वेस्ट पे एक किताब सेलेक्ट की जाती है कि हमें इस लाइब्रेरी में इस किताब की ज़रूरत है। फिर हम उसे डी डुप्लीकेशन ऑडिट करते हैं अपने सिस्टम में, OPAC में जाकर हम देखते हैं कि ये किताब क्या हमारे पास पहले से है, नहीं है तो हम मंगा लेंगे, अगर है तो नहीं मंगाएंगे, अगर नहीं है तो कमेटी अप्रूव कर देगी उसे। अप्रूव करने के बाद वेंडर के पास परचेस ऑर्डर चला जाएगा। ऑर्डर जाने के बाद हम उसे फिजिकली इंस्पेक्ट और इनवॉइस चेक कर लेंगे और फिर उसे एक एक्सेशन नंबर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, एक्सेशन रजिस्टर रियलिटी। एक्सेशन रजिस्टर क्या होता है, एक ट्रैकिंग रजिस्टर है जिससे हम फिजिकल और डिजिटल सेट में बुक्स को टैली कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेशन नंबर रूल क्या होता है, परमानेंटली फिक्स है, कभी भी चेंज नहीं होगा और रीयूज भी नहीं किया जाता, भले ही बुक खराब हो जाए, डैमेज हो जाए, सड़ जाए, ये उसका रूल है। ठीक है, ब्राउनी, नीवार्क और RFID सर्कुलेशन सिस्टम का डिफरेंशिएशन एक बार देख लेते हैं। ब्राउनी सर्कुलेशन सिस्टम में हमने क्या देखा था कि इसमें कार्ड सिस्टम होता है। ठीक है, किताब में कार्ड रहेगी, अगर उसके पास यूज़र के पास किताब है, किताब से कार्ड बाहर निकल जाएगी अगर रिटर्न हो गई है किताब। ठीक है, तो फास्ट काउंटर प्रोसेस है। निवार्क में क्या होता है, रिटर्न, हैंड रिटन, अच्छा ये बुक ये ले रहा है, चलो चलो रजिस्टर में एंटर कर देते हैं, तो बहुत स्लो है। ठीक है, लेकिन बहुत लंबे समय तक का रिकॉर्ड हमारे पास रहेगा क्योंकि मैनुअल डेटा और एक्यूरेसी भी है। ठीक है, RFID बार कोडिंग सिस्टम है, तो इसमें बहुत जल्दी जल्दी काम भी हो जाता है और रियल टाइम डेटाबेस ट्रैकिंग भी हो जाती है, क्योंकि जैसे ही बार कोड रीड कर रहा है कंप्यूटर में उसका डेटा प्रिंट हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जल्दी हो जाता है। अब हम 3 कार्ड सिस्टम और फॉर सीरियल कंट्रोल बाई SR रंगनाथन का पढ़ लेते हैं। तो पहला कार्ड क्या है, रजिस्टर कार्ड, जिसमें बुक की डिटेल्स होगी, नाम क्या है उसका, रिकॉर्ड बेस लाइन, सब्सक्रिप्शन कॉस्ट, पेमेंट, रिन्यूअल डेटा, ये सारे। चेक रिकॉर्ड में क्या होगा बुक कब तक आएगी, ठीक है, उसका खरीदने का रिकॉर्ड, वेंडर के पास जाके कंप्लेन कर सकते हैं बुक आई नहीं भाई अभी तक। तीसरा है क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड, जो हमें बुक का एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा कि बुक तुम्हें यहाँ यहाँ मिल जाएगी, इस कैटेगरी में आती है, इस क्लासिफिकेशन में आती है। ठीक है, तो दैट इज़ द क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड। मूविंग अहेड, लाइब्रेरी स्पेस प्लानिंग जोन, अलग अलग नॉइस और ट्रैफिक ग्रेडियंट लेआउट क्या क्या है। ठीक है, तो जोनल लेआउट क्या होता है, ट्रैफिक को रोकने के लिए धीरे धीरे करके ट्रैफिक कैसे रुक जाए लाइब्रेरी तक पहुंचने के तक, दैट इज़ द लेआउट। सबसे पहला जो होता है वो सबसे जोन ए है, दैट इज़ द आउटर लेयर। आउटर लेयर में सबसे ज़्यादा नॉइस होगा बिकॉज इट्स द एंट्रेंस एंड द काउंटर या फिर कैटलॉग एरिया है, वहाँ पे भीड़ होगी, बहुत लोग चाहते हैं ढूंढना किताबें, बहुत लोग काउंटर में बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा आवाज़ होगी। जोन बी क्या है, सेमी क्वाइट एरिया, यहाँ पर रेफरेंस डेस्क है, कंप्यूटर्स हैं जहाँ पर हम लाइब्रेरियन से पूछ सकते हैं कि ये वाली किताब कहाँ पर है, ये वाली किताब कहाँ, और कंप्यूटर्स हैं जहाँ पर हम OPAC भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है जोन 3 विच इज़ द इनर कोर विच इज़ द लाइब्रेरी, जहाँ पर एब्सोल्यूट साइलेंस होता है क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज मौजूद होते हैं। ठीक है,
चलो नेक्स्ट, स्टॉक वेरिफिकेशन। स्टॉक वेरिफिकेशन क्या होता है? फिजिकल इन्वेंट्री को ऑडिट किया जाएगा किसके साथ? एक्सेशन नंबर रजिस्टर के साथ, ठीक है, एक्सेशन रजिस्टर के साथ फिजिकल सेल्फ चेक होगा। एक्सेप्टेबल लॉस हमारे पास क्या है? इसको तरीका करने का क्या क्या है? मैनुअली कर सकते हैं, ठीक है, लिस्ट कार्ड किससे कर सकते हैं? शेल्फ में जाके कंटिन्यूसली सारी बुक्स रखी हुई है, लिस्ट कार्ड में देख लिया, हाँ ये है ये है ये है ये है, ये हो गया। RFID यानी कि बार कोडिंग से भी कर सकते हैं, ईजीएस्ट है बार कोडिंग से, पुराने ज़माने में मैनुअल और लिस्ट कार्ड से होता था, अभी भी बहुत सारी लाइब्रेरीज में ऐसा होता है, ठीक है। एक्सेप्टेबल लॉसेस, हर 1000 बुक में 3 बुक हम मान सकते हैं कि लूज हो सकती है, ठीक है, लेकिन वो भी नहीं होनी चाहिए, बट हाँ दिस इज़ द एक्सेप्टेबल लॉस। वीडिंग आउट क्या होता है? जब कोई बुक सड़ गई, उसमें मोल्ड्स लग गए हैं, ठीक है, वो थोड़ी जल गई थी या फिर ख़राब हो गई थी, तो उसको हमें परमानेंटली हटा देना है, या फिर उसका साइंटिफिक टेस्ट जो उसमें फैक्ट्स लिखे हैं वो बहुत आउटडेटेड हो चुके हैं, तो उसको रिमूव करना है। परमानेंट रिमूव इज़ वीडिंग आउट, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे करना होता है एक लाइब्रेरी में? हाउ टू सैल्वेज विद डिजास्टर मैनेजमेंट। 4 डिजास्टर फेजेस होते हैं। सबसे पहला होता है मिटिगेशन, यानी कि प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन लगाने के लिए हमें FM200 गैस सिस्टम्स लगाने पड़ेंगे। कहाँ पर? मेन बुक्स में, जो लूज कर लिया तो मिलेंगे भी नहीं, जैसे प्राइमरी रिसोर्सेज, ठीक है, यानी कि मैन्यूस्क्रिप्ट, प्राइमरी रिसोर्सेज जितने भी हैं सब में हमें FM200 गैस सिस्टम अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद और क्या आता है हमारे पास? प्रिपेयर्डनेस। और भी एक चीज़ हमने देखी थी कि जो सबसे लास्ट शेल्फ है उसमें 6 इंच का दूरी होनी चाहिए उसकी फ्लोर से। फिर आता है प्रिपेयर्डनेस। अब हमें प्रिपेयर रहना है। प्रिपेयर रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? रेगुलर फेक ड्रिल्स कराने पड़ेंगे, क्योंकि अगर असलियत में किसी दिन हो भी गया तो हम सब सारे स्टाफ्स को पता होना चाहिए कि रिस्पॉन्स किट कहाँ पर है, ठीक है। फिर आता है रिस्पॉन्स। जैसे ही कुछ गलत हो जाता है, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज़ों को इवैक्यूएट करो और हार्डवेयर को कवर कर दो। अगर कुछ इवैक्यूएट नहीं हो पा रहा है उसको कवर करो, ठीक है, उसको बचाने की पूरी कोशिश करनी है, ठीक है। फिर भी अगर बहुत डैमेज हो भी गया तो सबसे रिकवरी के टाइम में हमें क्या करना है? फ्रीज ड्राई। फ्रीज ड्राई करना है, उसमें फ्रीज ड्राई लिक्विड एयर डालना है, गैस डालना है, जिसकी वजह से जो पानी भरी किताबें हैं वो फ्रीज ड्राई हो जाएंगी, और फिर उसे क्लाउड में अपलोड कर देना है, ठीक है। यही है वाटर रिकवरी प्रोटोकॉल। चलो आगे बढ़ते हैं। लाइब्रेरी फंड सोर्सिंग एंड एक्सपेंडिचर स्ट्रक्चर। फंड सोर्सिंग क्या? एकेडमिकली यूनिवर्सिटी कुछ परसेंटेज लाइब्रेरी को दे देगा। पब्लिक, पब्लिक कैसे? लाइब्रेरी चेस या फिर स्टेट ग्रांट से मिल जाएगा। स्पेशल कहाँ से आएगा? कॉर्पोरेट पेटेंट्स, यानी कि DRDO, CSIR, ये सारी चीज़ें अगर फंड करना चाहे लाइब्रेरी को तो कर सकते हैं। एक्सपेंडिचर कैटेगरी, रेकरिंग कैटेगरी और नॉन रेकरिंग। रेकरिंग वो कैटेगरी है जो हमेशा ही हर साल आती रहेगी, जैसे सैलरी, जर्नल डेटाबेस, यूटिलिटी बिल्स, ठीक है। नॉन रेकरिंग कैटेगरी जैसे कि अगर एक्सटेंड कर दिया अपने डिपार्टमेंट को या फिर शेल्फ्स खरीद लिए, तो एक बार खरीदे तो बहुत साल चलेंगे, तो ये नॉन रेकरिंग कैटेगरी है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लाइन आइटम, फॉर्मूला, परफॉर्मेंस एंड जीरो बेस्ड बजट, ये अलग अलग बजटिंग सिस्टम है। लाइन आइटम बजटिंग सिस्टम, लाइन आइटम बजटिंग सिस्टम में क्या होता है? लास्ट ईयर जो हमने स्पेंड किया था उसको बेस लाइन रख के उसमें हम एक कुछ परसेंटेज इंक्रीज, 5% या फिर कुछ भी परसेंटेज इंक्रीज करके एक बजट बनाते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, लेकिन क्या होता है कि पिछले साल जो भी वेस्ट हुआ था पैसा वो वापस वेस्ट होगा या फिर करप्ट हो जाएगा वो पैसा, ठीक है, क्योंकि हर साल पैसे इंक्रीज ही होंगे, कभी डिक्रीज नहीं होंगे। पिछले साल का वेस्ट कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। फॉर्मूला बजटिंग, फॉर्मूला बजटिंग में हम प्री मैथमेटिकली सेटअप कर लेते हैं कि इतना खर्चा होने वाला है मुझे इस साल में, तो इतना मैंने पैसे तय कर लिए कि इतना तो खर्चा होगा। तो हाईली ऑब्जेक्टिव एंड यूनिफॉर्म। टू रिजिड टू हैंडल अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट चेंज। अचानक से कुछ खराब हो जाता है लाइब्रेरी में तो वो अचानक से हमारे पास पैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि हमने बहुत सोची समझी बजटिंग करी है, तो एक एक्स्ट्रा एडिशनल खर्चा उठाने का अभी हमारे पास औकात नहीं है। परफॉर्मेंस बजटिंग टाइज अलोकेशंस टू मेजरेबल आउटकम्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? बहुत स्पेसिफिक मेट्रिक सिस्टम के तो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं ना कि हम पहले से टास्क सोच लेते हैं कि ये काम शायद हमें करना होगा, ये सेट गोल्स बना लेते हैं, तो उस गोल के लिए हमें कितने पैसे चाहिए, ठीक है। तो उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से एक प्री डिसाइडेड मनी अलॉटमेंट है, उस मनी अलॉटमेंट के हिसाब से ही हम लाइब्रेरी की बजटिंग तय करेंगे, ठीक है।
और इस वजह से इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स ट्रैकिंग सिस्टम लगता है। जैसे कि मान लीजिए मैन्युस्क्रिप्ट्स को हमें डिजिटलाइज करना है, तो डिजिटलाइज करने के लिए 10,000 का खर्चा लग रहा है। ये 10,000 हमने कैसे तय किया? हमने बहुत सारे लाइब्रेरीज़ का प्रीवियस ईयर डेटा स्कैन किया कि अच्छा उनको इतना लगा था, इनको, तो एक एवरेज बजटिंग कॉस्ट इतना लगेगा। तो इस वजह से इट वॉज लाइक वेरी इंटेंस जॉब। ठीक है, अब आता है ZBB, ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। ज़ीरो बेस्ड बजटिंग में क्या होता है? पिछले साल जो किया था, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इस बार फिर ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। इस बार हम फिर अपनी बजटिंग इस साल के हिसाब से डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो डिमांड मैसिव टाइम, बहुत टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि हम पिछले साल का सारा डेटा इरेज कर दे रहे हैं, तो हमारे पास कोई डेटा नहीं है। इस वजह से हर प्लानिंग के लिए, स्ट्रेटजी के लिए, ऑर्गेनाइजिंग के लिए, सब में बहुत टाइम करेगा। लेकिन इट कम्प्लीटली एलिमिनेट्स वेस्ट एंड डेडलाइंस। कुछ वेस्ट नहीं होता है इसमें, क्योंकि हमने जो खरीदा उसी के पैसे लग रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी है जो वेस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो मूविंग अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? पर कैपिटा प्रोपोर्शनल मेथड डिटेल फाइनेंशियल एस्टिमेशन। पर कैपिटा में क्या होता है? एक इंसान के बेस में बजट डिसाइड होता है। टोटल ऑपरेशनल बजट इज इक्वल टू टोटल टारगेट पॉपुलेशन इनटू पर हेड स्टैट्यूटरी रेट। एक इंसान के रेट से टोटल पॉपुलेशन कितना आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा टोटल बजट प्लान हो जाए। प्रोपोर्शनल मेथड में हम क्या करते हैं? प्रोपोर्शनल मेथड में हम एक फिक्स्ड अमाउंट होता है जो यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन के पूरे बजटिंग में से थोड़ा सा अमाउंट लाइब्रेरी के लिए चला जाता है। ठीक है, इसमें दो जन ने अपना अपना बताया। राधा कृष्णन ने बताया है, राधा कृष्णन कमीशन बेंचमार्क ने बताया, सेट किया है कि 6.25% का बेंचमार्क सेट होना चाहिए यूनिवर्सिटी बजट। कोठारी ने बोला है 6% से 10% के बीच में जितना भी खर्च हो रहा है उसके हिसाब से बेंचमार्क सेट होना चाहिए। मेथड ऑफ डिटेल्स, मेथड ऑफ डिटेल्स में क्या होता है? बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच में हम हर एक छोटी छोटी चीज़ का बजट बना लेंगे, हर एक छोटी छोटी चीज़ का खर्चा का एस्टिमेट बनाएंगे, मार्केट प्राइस, उसके बाद एक बजट बनाएंगे। दैट इज मेथड ऑफ डिटेल्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हुए। जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या अंतर होता है? जॉब डिस्क्रिप्शन बताता है कि जॉब में करना क्या है, क्या क्या काम होने वाले हैं जॉब में, ड्यूटीज़, वर्क फ्लो और अथॉरिटी, और मतलब लाइन ऑफ हायरार्की। जॉब स्पेसिफिकेशन में ये पूछा जाता है कि आपके पास क्या क्या डिग्री है जिसकी वजह से आप ये जॉब कर सकते हो। ठीक है, क्या क्या, जैसे की डिटेल्स क्या होंगे? पोजीशन, टाइटल, जॉब लोकेशन, रिपोर्टिंग हायरार्की और कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन जॉब डिस्क्रिप्शन। वाइल इन स्पेसिफिकेशन डिग्री, सर्टिफिकेट, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स, ये सारे क्या है। ठीक है, एप्लीकेशन, जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि ये है एक डिजिटल आर्किविस्ट। अब ये क्या करेगा? मैनेज इंस्टीट्यूशनल प्रॉक्सी नेटवर्क एंड सर्विसेज। इसके ऊपर कौन बैठा होगा? एक मैनेजर बैठा होगा। इस तरह से हायरार्की हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में क्या होगा? इसको चाहिए एमलिस, इसके पास 2 साल या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए मेटा डेटा स्कीमिंग में फ्रॉम डुबलिन कोर। इस तरह से दिस इज स्पेसिफिकेशन कि ये जॉब करना है तो आपके पास ये सब होना चाहिए, वरना अप्लाई मत करिए। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? मॉस्लोज हायरार्की, हायरार्की ऑफ नीड्स एंड, पहले हायरार्की ऑफ नीड्स पढ़ लेते हैं। हायरार्की ऑफ नीड्स में सबसे पहली नीड्स है साइकोलॉजिकल नीड्स। हम सबसे पहले जॉब में जाने से पहले देखेंगे कि हमारी जॉब का लोकेशन क्या है, क्या मेरे ये जॉब रीजनेबल आवर्स काम करवाती है और जो सैलरी ये मुझे दे रही है या क्या मैं उससे अपनी लिविंग एक्सपेंस जी पाऊँगा। दूसरा है वर्क सेफ्टी। पहले हम ये देख लेंगे कि क्या हम ये काम कर पाएंगे, तब उसके बाद हम देखेंगे कि वर्क में सेफ्टी, एक कॉन्ट्रैक्ट जो उन्होंने हमें दिया है वो सेफ़ कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं, वर्क इन्वायरमेंट कैसा है। फिर आता है सोशल सर्कल, मेरे आसपास के लोग कैसे हैं, पावर डायनेमिक्स कैसी चल रही है, मीटिंग्स कैसी होती हैं यहाँ पर। फिर आता है स्टीम टीयर, जहाँ पर ये डिसाइड होता है कि जो मैंने काम किया है उसके लिए मुझे कुछ मिल रहा है कि नहीं, आई बीइंग रिवॉर्डेड और नॉट फॉर द जॉब दैट आई एम डूइंग। और फिर आता है लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पीक होता है इसका, जिसमें हम कंप्लीट प्रोजेक्ट ऑटोनॉमी, ठीक है, डायरेक्ट फंड फॉर एडवांस रिसर्च एंड इंटरनेशनल टेक डिग्रीज। ठीक है, तो अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आपको एक डायरेक्ट फंड मिलेगा टू डू मोर डिग्रीज एंड ऑल दैट। अब आता है नेक्स्ट कंसेप्ट विच इज हेसबर्ग्स 2 फैक्टर स्प्लिट। पहला है हाइजीन फैक्टर और दूसरा है मोटिवेशन फैक्टर। हाइजीन फैक्टर में इन्वायरमेंट होगा कि ऑफिस में मेरे आसपास पे, पॉलिटिक्स, स्टाफ वगैरह कैसे हैं।
अगर वो अच्छे हैं तो आई विल बी हैप्पी, अगर वो ख़राब है तो आई विल बी अनसेटिस्फाइड। एंड बिना ज़्यादा काम किए भी ये चीज़ जो है मेरा पूरा का पूरा वर्क फ्लो ख़राब और अच्छा कर सकती है। मोटिवेशन फैक्टर, ये टोटल मेरे काम पे डिपेंड करेगा, मेरे को मेरे काम से पर्सनल ग्रोथ हो रही है कि नहीं, कि या फिर मैं हमेशा ही एक डेस्क जॉब बन के रह जाऊँगा, क्या मैं कभी मैनेजर बन पाऊँगा। इस तरह से अचीवमेंट, मीनिंगफुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें फोर्स करती है आगे काम करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक विच इज़ लीडरशिप कॉन्टिनम। लीडरशिप कॉन्टिनम में 3 डिफरेंट स्टाइल्स हैं। सबसे पहला स्टाइल है ऑटोक्रेटिक स्टाइल। ऑटोक्रेटिक स्टाइल में ये देखा जाता है कि ये एक टॉप डाउन अप्रोच है, ठीक है, ऊपर से नीचे आने वाला है, यानी कि ऊपर एक लीडर है और नीचे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं। तो ये कब इस्तेमाल किया जाता है? क्रिटिकल सिचुएशंस में, जैसे कि ये फायर हो गया या फिर फ्लड आ गया, तो उस टाइम पे कैसे इवैक्यूएशन करना है, उस टाइम पे ये ऑटिस्टिक ऑटोक्रेटिक स्टाइल यूज़ की जाएगी। ठीक है, क्रिटिकल सिचुएशन के टाइम पे जहाँ पर हमें एक लीडर चाहिए। ठीक है, फिर आता है डेमोक्रेटिक स्टाइल। ये स्ट्रेटजी ग्रोथ में काम करेगा। क्यों? क्योंकि ऑफिस के जितने लोग हैं सारे के सारे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सब पार्टिसिपेट करेंगे तो सब हैप्पी रहेंगे और इनिशिएटिव्स लेंगे टू पुट ऑन मोर आइडियाज, एंड दैट इज़ अ डेमोक्रेटिक स्टाइल एंड विच हेल्प्स इन ग्रोथ। फिर आता है एलएफ स्टाइल। एलएफ स्टाइल में क्या होता है? कंप्लीटली हैंड ऑफ डेलीगेशन। ठीक है, बेस्ट फॉर एक्सपर्ट आर्किविस्ट। इसमें क्या होगा? प्रोफेशनल्स ही हायर करेंगे, कोई भी जॉब करवाने के लिए प्रोफेशनल्स को हायर करेंगे ताकि जो काम है वो सही से हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा अंतर बता दिया, इमरजेंसी में यूज़ होता है, ये ग्रोथ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट वैल्यू, ये कहाँ यूज़ होता है? डेमोक्रेटिक में। ठीक है, सबको काम करवाना है, सबसे इनिशिएटिव्स लेने हैं, सबसे थोड़े थोड़े आइडियाज़ लेने हैं, इस तरह से ये वाला हो जाता है। ठीक है, सो ये था हमारा 2 to 6। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो आज का वीडियो। ठीक है, एंड अगर अच्छा लगा है तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो। ठीक है, आई विल मेक 2 to 7 वीडियो एज वेल, बट मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।